वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज देखिए आपके जो है वो चेहरे पे कैसी हशाशियत बशाशियत है। अच्छा, कैसे आपकी आवाज़ में लहक है। आज असल में जो है वो छुट्टी खत्म हुई है दुनिया की। छुट्टी खत्म तो हुई है। आपका जो मेंटल छुट्टी वाला मोड था, कोई जहाज रह नहीं गया कि मैं ना चहकूं ना लहकूं। तो मजबूरी भी है और एक तरह से सारी दुनिया जो है आज रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। हाँ, जब मैं घर से बाहर निकली तो गाड़ी मैंने देखी तो एक गाड़ी गुजरी। मैंने कहा चलो भाई अवाम तो है सड़कों पे। आगे गई तो मोटरसाइकिल्स की, बाइकों की, और वो शुरू हो गया। मैंने कहा बस लोग जो है वो घरों से बाहर आ गए हैं और कार्य सरकार जो है वो उसका आगाज हो गया। तो खैर एक आगाज ये है कि एक सवाल है मेरे जहन में, ठीक है, और उस सवाल का जवाब मैं ढूंढ रही हूँ। जो इसका जवाब देगा उसको जो है वो बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। अच्छा। मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। सवाल ये है कि जब हम किसी के घर दावत वगैरह पे जाते हैं तो हम खाना खाते हैं, बिल्कुल जाहिर है खाना खाते हैं दावत पे। तो हम क्या कहते हैं या क्या करते हैं, मतलब वो खाना खाते हुए अगर खाना अच्छा हो तो हम क्या चीज करते हैं? माशाल्लाह भी बड़ा अच्छा आपने खाना पकाया, वेरी गुड, खाना बड़ा अच्छा, तारीफ करते हैं फौरन, है ना। हम जब अपने घर में अच्छा खाना खाते हैं तो हम क्या करते हैं? ठीक है, ये तो आपने बड़ा ही एक तरह से खुले दिल का मुजाहरा किया। अक्सर मर्द हजरात जो है या कोई भी हो घर में, बच्चे अच्छा लग रहा हो खाना, मजेदार पकाओ तो चलो बच्चे तो फिर माँ की तारीफ कर देते हैं। ये शौहरों के अंदर ना कुछ फंसा हुआ होता है। वो जब तक उनका खाना हजम नहीं होता तब तक उनके मुंह से तारीफ भी नहीं निकलती और हजमे के बाद भी नहीं निकलती। 99% तो नहीं निकलती। बिल्कुल, खाने में तो बिल्कुल ही नहीं निकलती ना। अभी तो मैं उस तारीफ पे नहीं आई जो खातून कहती है मुझे देख के तुम मेरी तारीफ करो। देखो कपड़े, हाँ कपड़े है तो कलर है कोई तो बता दो कि तुम पे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, डार्क पहना करो या लाइट पहना करो। असल में उसमें मसला ये होता है ना, मैं कैसी लगा, सच बोले तो जो है वो बेगम नाराज हो जाएगी और झूठ बोले तो अल्लाह नाराज। हाँ, तो इसीलिए मैंने हर खाने पे ही मैं रही हूँ, ठीक है। इस बात को मैं खाने तक ही महदूद रखूंगी कि जब हम किसी और के घर जाते हैं हम और जाहिर है उनका खाना जो है उनकी बेगम ने पकाया होगा या उनके खानसामे ने पकाया होगा या जिसने भी पकाया होगा, हम उनकी खुल के तारीफ करते हैं। जो रोजाना अपने घर में खाना खा रहे हैं उसकी तारीफ हम क्यों नहीं करते? इसका सवाल का जवाब जो है वो मुझे दिया जाए जी। मुझसे और भी खवातीन पूछ रही हैं, और भी खवातीन पूछ रही हैं, तो ये मैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए ये सवाल जो है आपके उसमें लेके आई हूँ। बिल्कुल गोशगुजार किया। लेकिन बात यह है कि पहले सवाल का जवाब तो मैंने सही दे दिया ना आपके। कौन सा वाला? जो अभी आपने पूछा कि हम किसी के घर पे खाना खाते हैं तो क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल तारीफ करते हैं, बिल्कुल खाना बड़ा जबरदस्त था। और अब आपने मेरी तारीफ तो की नहीं कि देखिए आपने आधा सवाल का जवाब सही दिया। नहीं सवाल तो आपने सही दिया, मैंने तो कहा है कि आपने बड़ा लेवरेज दिया मर्दों को। तो कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मैं मतलब समझदारी पर टैक्स हो तो मेरा तो बुरा हाल हो जाएगा। आपकी तो खैर है, आपको तो कुछ नहीं लगेगा। लेकिन उसमें मैं अमीर नहीं हूँ, वैसे मैं हर चीज के अमीर हूँ। गाड़ियाँ मेरे पास है भाई, बंगले और पता नहीं डॉलर शॉलर सब कुछ मेरे पास है और समझदारी सारी इनके पास है। ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन असल चीज़ इसकी ये है कि हम ना अपने घर वालों को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, आसान हल। और मैं भी ये करता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को इससे बड़ी ज़िम्मा करार दे रहा हूँ, लेकिन हम फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। हम कहते हैं ठीक है भाई सही है, चलो चलता है। वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला मुहावरा है कि औरत को जो घर की खातून खाना होती है ना, उसको समझ आ जाती है कि आज इनको खाने का मजा आ गया है। अपने घर वालों को वो इस तरह से कि एक चीज है, मिसाल के तौर पे एक भिंडी है, अब आम सी डिश है, आम सी सब्जी है बेचारी, वो भी अक्सर लावारिस घर में रुलती रहती है और घर वाले उसको भी बड़ा ही डिग्रेड करते हैं। लेकिन कभी भिंडी मिसाल के तौर पे बड़ी अच्छी पक गई है तो वो घर वाले भी खा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ आती है कि वैसे डोंगा जो आधा बच जाता था वो आज हर तरफ से ही लपेटा जा रहा है, तो वो उसको तो पता चल जाता है कि भाई इनको मजा आया है। वो मुंह से कहने वाली जो बात है, रियलाइजेशन है और एप्रिसिएशन और अपॉलॉजी, ये दो ऐसे अल्फाज हैं कि जो आपको किसी के बहुत करीब भी ले जा सकते हैं और किसी से आपका बड़ा फासला भी क्रिएट कर सकते हैं अगर सही वक्त पे इनको अदा ना किया जाए तो। ये है बस असल में मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिश्ता है और इस रिश्ते के ऊपर हमें बात करनी चाहिए, प्रोग्राम में सेगमेंट्स करने चाहिए, एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। बिल्कुल ख्याल भी रखते हैं दोनों। अब हमारा एक दोस्त भाई वो बेगम के साथ हंस के बातें कर रहा था। अच्छा। तो फिर उसके बाद उसकी बेगम ने देख लिया। किसकी बेगम से हंस के बातें कर रहा था? किसी और की बेगम से यकीनन ही हंस के बातें कर रहा था। मसला हो जाता है ना ऐसे। तो सारा कुछ जो भी करे अपनी बेगम के साथ करे, हंस के बातें, तारीफी कलमात ना करे, हाँ घूरियां वूरियां सब अपनी बेगम के साथ। अरे जी ये बेगमात वाली बात। अच्छा, वैसे कभी बेगम को गौर से देख रहे हो शौहर तो वो भी अचानक घबरा सी जाती है, कहती है क्या देख रहे हो, क्यों देख रहे हो?
क्या हो गया तुम्हें? तुमसे तो ये तवक्को ना थी। ये भी होता है, बिल्कुल। चले जी, ये तो खैर अहम मुद्दे हैं जो आपने उठाए। बिल्कुल आपका दिमाग चाबक चाबक हो गया। बिल्कुल, वापस छुट्टी खत्म हुई जैसे ही तो मेरे जहन में सवालों की भरमार जो है वो आ गई। थोड़ा सा समझदारी का टैक्स आप पर भी लग जाएगा। जवाब मुझे देना है आप लोगों ने। सोशल मीडिया पे दे दें। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे आप हमें जवाब दें कि क्यों हम दूसरों के घर जाके तो तारीफ करते हैं, अपने खाने की तारीफ नहीं करते, बेगम की तारीफ नहीं। कॉल इन करेंगे किसी दिन सेगमेंट, इंशाल्लाह लोगों से बात करेंगे। बहरहाल अब हम खबरों की तरफ चलते हैं। ठीक है, खबरों की तरफ चलते हैं। 60 सेकंड न्यूज़ देख लेते हैं। फौज के हुकूमत से गैर सियासी ताल्लुक को सियासी रंग देना गलत है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ। भारत की तमाम शरंगेजियों से निबर्दाज़मा होने के लिए हम वक्त तैयार हैं। तर्जुमान फौज। दूसरों की निजी गुफ्तगू टेप करके अपने सियाह कारनामों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। कानूनी कार्रवाई का हक रखता हूँ। साकिब निसार। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात। MQM ने अपने अरकान असेंबली और सेनेटर्स से इस्तीफ़े ले लिए। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 2 केस सामने आ गए। सऊदी अरब से बेदखल किए जाने वाले शख्स और जहाज़ में साथ बैठे मुसाफिर में मंकी पॉक्स पाया गया। लीबिया के करीब बुहैरा रोम में तारकीन वतन की 2 किश्तियों को हादसा। कश्ती में सवार पाकिस्तानियों समेत 57 अफराद जाँ बहक। 2022 में अमेरिका ने सबसे ज़्यादा 877 अरब डॉलर दिफाई अखराजात पर सर्फ किए। चीन दिफाई अखराजात में दूसरे नंबर पर। आलमी थिंक टैंक की रिपोर्ट। चीन और रूस ने बाहमी तिजारत डॉलर के बजाय मुकामी करेंसी में करने का ऐलान कर दिया। और वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इंकिशाफ। तालिबान अफगानिस्तान में दाइश के खिलाफ कार्रवाई में अमेरिका की मदद को तैयार। जी, तो ये था जी 60 सेकंड्स में दुनिया का हाल अहवाल के क्या हो रहा है दुनिया भर में और अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हाँ, इसकी तरफ हम आ जाते हैं। और पाकिस्तान में जो है बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, बहुत कुछ ज़रा तशवीशनाक सा भी हो रहा है। बिल्कुल, मंकी पॉक्स की खबरें हम सुन रहे हैं, अल्लाह खैर करे। एक तरफ दुनिया जो है वो अलग पैंडेमिक के चक्कर में पड़ गई है, वो वहाँ पे वुसरा के ऐलानात हो रहे हैं, तो अल्लाह हमें बचाए, सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन। लेकिन चोरों से और डाकुओं से भी हमें बचाए, ये भी दुआ किया करें। कोई ऐसी सिचुएशन में हम ना फंसें कि जिसमें हमें कोई नुकसान पहुँचे, हमारे अजीज़ व अकारिब को किसी किस्म की तकलीफ हो। और इस हवाले से वज़ीर दिफा जो है हमारे ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने एक ट्वीट की है बड़ी इंटरेस्टिंग। अच्छा, और उसमें उन्होंने बेसिकली एक वीडियो शेयर की है ब्राज़ील की। और ब्राज़ील में उन्होंने ये कहा है कि ब्राज़ील में कानून में इजाज़त दे दी गई है कि अगर कहीं डकैती की वारदात हो रही हो, उसको रोकने के लिए आप डाकुओं को गाड़ियों से रौंद के जा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो बात तो सही है, ऐसा होना चाहिए भाई। अगर वो कोई वारदात कर रहा है और आप देख रहे हैं कि पुलिस वगैरह नहीं है तो आपने रोकना है ना। बिल्कुल, हाँ, ये तो है। और ये सेल्फ डिफेंस के भी एक जुमरे में आ जाएगा। सेल्फ डिफेंस, एग्जैक्टली। जो चीज़ सेल्फ डिफेंस पे लागू होती है अपने डिफेंस पे, तो वो दूसरे भी किसी को नुकसान पहुंचते आप देख रहे हैं तो उसके लिए भी आप वो एक्शन ले सकते हैं। अच्छा, इस ट्वीट में उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की है बड़ी ज़बरदस्त, ब्राज़ील की है वो भी, और उसमें मुख्तलिफ डकैती के वाक़यात दिखाए गए हैं कि उसमें ना लोग गाड़ियों से उनको कुचल रहे हैं। अब ये आप देखें। अच्छा, और फुल स्क्रीन दिखा दें ताकि आपको लोगों को भी समझ आए कि इसमें क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, टकरे मार के गाड़ियाँ बाकायदा उनके ऊपर से गुजारी जा रही हैं। अच्छा, तो ये ज़रा थोड़ा सा डिस्क्लेमर के साथ देखें भाई। हाँ, डिस्क्लेमर के साथ देखें। अच्छा, फिर क्या इसमें है, क्या मामला? फिर हुआ ये है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर पहले भी वायरल होती रही है। ठीक है। और शायद ख्वाजा साहब तक ये अब पहुंची है तो उन्होंने दोबारा इसको शेयर भी किया, लोगों की भी तवज्जो का मरकज़ बन गई। 2021 अक्टूबर का गालिबन एक वाक़या था जिसके बाद इस किस्म की वीडियो सामने आई थी। और ये भी एक वीडियोज़ की कंपाइलेशन है वहाँ की ना। तो फैक्ट चेक की एक वेबसाइट है, उसमें बताया गया है कि ब्राज़ील में ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। ये भी एक इंकिशाफ है जो कि फैक्ट चेक की उसके मुताबिक हुआ है। और डाकुओं को गाड़ी तो खबर क्या है हमारी कि फैक्ट चेक ने ये बताया या ब्राजील में इसमें खबर एक और है, तीसरी खबर है। अच्छा। वो मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल और कुचल देने की इजाजत देता हो ऐसा कोई कानून जो है वो गाड़ी के तले किसी को कुचल देने का इजाजत देता हो ऐसा कोई कानून नहीं है। अपने दिफा में किसी की जान ले लेने की इजाजत तो दीगर ममालिक की तरह ब्राजील में भी जो है वो सिलसिला इसका कुछ अजीब सा है। और गाड़ी के तले कुचलने का कोई वहां पर मसला नहीं है। मतलब ये बेसिकली आप जो कहना चाह रही हैं कि कानूनी तौर पर ये नहीं है कि ब्राजील में ऐसा है गोली उठा के मार दो कि आप मार दो जाके, ये नहीं है। आप बेसिकली सेल्फ डिफेंस में ये कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। बिल्कुल है ना जी, ऐसा है। अब तीसरी खबर जो लोगों ने निकाली है ना इसमें, हाँ। वो लोगों ने जो इसका एंगल निकाला है वो ये है कि वजीर दिफा पाकिस्तान के इस किस्म की वीडियो शेयर कर रहे हैं। भाई जो तो बता रहे हैं ना कि भाई ये है नहीं ये है, तो वो क्या किसको आइडिया दे रहे हैं? क्या वो कोई आइडिया दे रहे हैं कि क्या हमारे यहाँ इस किस्म का कानून होना चाहिए कि गाड़ियों से कुचलने की इजाजत दे देनी चाहिए
चाहिए, या जो है कोई कुचल दे अगर गाड़ी से तो उसको पकड़ा ना जाए, उसको एप्रीहेंड ना किया जाए कि हाँ भाई अगला तो वारदात कर रहा था तो मैंने उसको गाड़ी से कुचल के सोशल वारदात मैसेज को है रोका। भाई ये ऐसा, या वो पुलिस वालों को कह रहे हैं कि भाई तुम लोग कुछ कर लो वरना कर लोग लो, ये ऐसा भी करेंगे। तो हाँ। वो इसमें कई सवालात हैं, लेकिन वीडियो इंटरेस्टिंग थी और ख्वाजा साहब की ट्वीट इंटरेस्टिंग थी, तो हमने सोचा कि आपके लिए जरा लेके आए कि ये है क्या मामला और आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं। ख्वाजा साहब की ट्वीट सिर्फ नहीं है, लेकिन इस किस्म का अगर कानून हो कोई दुनिया में या हमारे मुल्क में हो तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या उससे कोई कमी बेशी होगी वारदातों में, कार्रवाइयों में, इस किस्म की कुछ है इस तरह का मामला तो आप हमें बताइएगा। अच्छा लेकिन ये क्या उन्होंने कहा है कि कानून बन गया है वहाँ पर ऐसा, लेकिन कानून है नहीं, ये भी बात उन्होंने मतलब ये भी लोगों ने क्लियर कर दी कि देखो ऐसा है नहीं, ठीक है जी कानून, ये तो वैसे ही है ना। वो खान साहब ने कौन से जर्मनी और बॉर्डर मिला दिए थे, जापान और जर्मनी मिला दिया था, तो इन्होंने भी ब्राजील का कानून बना दिया। क्या है इसमें, क्या प्रॉब्लम है? दुनिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जी। भारत की तरफ आपको लेकर जाते हैं। भारत में मामला जो है वो, जैसे हम बार बार जिक्र करते रहते हैं कि एक्सट्रीमिज्म बढ़ता जा रहा है, हाँ। उस एक्सट्रीमिज्म की तरफ बात करते हैं। भारत के मशहूर गुलकार हैं शान, और शान बेसिकली तो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपने मद्दाहों को ईद मुबारक दी और साथ अपने एक 2-3 साल पुराना उनका एक म्यूज़िक एल्बम है उसका स्क्रीनशॉट भी लगाया, उसमें वो नमाज अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी वो इस तरह की तस्वीर थी वो म्यूज़िक वीडियो की। अब जब उन्होंने ये डाला है सोशल मीडिया पर तो उसके बाद क्या हुआ होगा, जो लोगों के फूल झड़े हैं भाई, लोगों के जो फूल झड़े हैं, ओए होए, सख्त जबान और कलमात, सख्त तनकीदी कमेंट्स आए। फिर उसके बाद शान ने सोचा कि भाई मैं ज़रा लाइव लोगों से बात करूं। बस आप बताएं कि हुआ उन्होंने क्या। बेसिकली कहा कि भाई देखें मैं तो गोल्डन टेम्पल भी गया था, वहाँ पर सर ढांपना लाजमी है और उस तस्वीर पर किसी ने तनकीद नहीं की थी। ईद मुबारक पर ही इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है? और उन्होंने ये कहा कि अगर हम दीगर मज़ाहिब का एहतराम नहीं करेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। तो मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जो मुसलमान हैं, तो मेरी जो पोस्ट है ईद मुबारक वाली उस पर तनकीदी कमेंट्स मुझे बहुत बुरे लगे और फिर ज़रा कुछ बहुत इस वीडियो का ज़रा कुछ असर हुआ, उनके जो मद्दाह थे उन्होंने उनके इस जज्बे की तारीफ़ की। लेकिन जनरली ये एक एटीट्यूड बन गया है लोगों का कि आप तनकीद करें, और ख़ास तौर पर अगर कोई मुस्लिम आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई चीज़ हो तो उसके हवाले से तो फिर ज़्यादा तनकीद होना शुरू हो जाती है। ये हो रहा है भारत में। और ख़ैर उन्होंने ये अच्छा जेस्चर किया कि अपने जो मुसलमान जो मद्दाह हैं, जो फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, और उसमें उस वीडियो में उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक ऐसा मुल्क देखना चाहता हूँ जब मैं पहले ऐसी जगह पर रहता था जहाँ पर सारे त्यौहार मिलकर मनाए जाते थे और मिलकर मनाया जाना चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। तो वो बेसिकली जो एक ट्रांजिशन है, हाँ, उसको भी वो पसंद कोई नहीं करते। उन्होंने ये भी अपना इजहार ख्याल किया जी। तो इट्स वेरी पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात की है उन्होंने। अच्छा, अमेरिका में अलबत्ता जो है वो नए सिलसिले का आगाज़ हो गया। अमेरिका में अगले बरस होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की जो तगदो है उसमें तेज़ी आ गई है। बाइडन ने भी अपनी कैंपेन आई है। बाइडन साहब 80 साल की उम्र में कह रहे हैं अब मैं दोबारा सदारती, मैं आ गया हूं, मैं जाऊंगा नहीं, मैं आऊँगा, आ गया हूँ और जाऊँगा नहीं। और अमेरिका में सदारती उम्मीदवारों को पहले अपनी जमातों में मुकाबला जीतना होता है और उसके बाद फिर वो सदारत के उम्मीदवार बन सकते हैं। तो वो पहले पार्टी में इलेक्शन जीतते हैं कि हाँ भाई ये है जो बनना चाहता है, फिर जिसको ज़्यादा वोट पड़ते हैं वो फिर उनका उस पार्टी का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। वहाँ पे ऐसा नहीं होता ना कि भाई ये एक है हमेशा, अज़ल से अबद तक एक ही शख्स हमारा वज़ीर आज़म रहेगा और अज़ल से अबद तक एक ही शख्स जो है वो पार्टी का लीडर है। डेमोक्रेसी फिर पार्टीज में भी है उनकी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी, हमारे यहाँ तो पार्टियों ने कब से अपने इलेक्शन नहीं करवाए। इलेक्शन करवाती हैं पार्टियां, अगर कभी कुछ वो जो नाम नेहाद इलेक्शन अपने अंदर पार्टियां करवाती हैं तो उसके अंदर जो टॉप लीडरशिप है उसके सामने कोई अपना कैंडिडेचर फाइल ही नहीं करता है। तो ये तो हमारी सोच है। बहरहाल ये इस खित्ते का पूरा मसला है, पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, हर जगह पर हम सब शख्सियत परस्ती वाले लोग हैं। बिल्कुल। अच्छा, डेमोक्रेट पार्टी जो है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी में मुख्तलिफ उम्मीदवार जो हैं वो उम्मीदवार बनने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी में नुमाइंदगी की दौड़ में आगे हैं, लेकिन 2024 के इंतखाबात के वक्त वो 82 बरस के होंगे। और ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वो इस उम्र में मजीद 4 साल अमेरिकी कौम की क़यादत करने के काबिल होंगे? मतलब ज़हनी तौर पर वीडियोस आती हैं, ब्लेंडर्स आते हैं, आगे वो इन्हीं की थी ना, वो जो हाथ मिलाने के लिए, और बंदा कोई था नहीं वहाँ पर। कभी अपने बेटे को इन्होंने इराक वॉर में जो है वो कहा था कि लड़ने गया था या पता नहीं कुछ शहीद हो गया था, क्या कुछ इस तरह की, बिल्कुल इस तरह की चीज़ें थी। फिर वो लोगों से ऐसी बातें करते रहते हैं, भूल जाते हैं चीज़ें। तो भाई एक एक्सपायरी डेट भी होती है हर काम की। बिल्कुल। तो बहरहाल
और जहनी कैफियत जाहिर है, देखिए दुनिया में, पूरी दुनिया में एक चीज लागू है और वो है रिटायरमेंट एज। हाँ। जब हर नौकरी से आप रिटायर हो सकते हैं, जब आप एक क्लर्क की नौकरी नहीं कर सकते कि आप उम्र से ज्यादा हो गए हैं, और एक मतलब आप दिफा के मामलात हों, आप फॉरेन पॉलिसी के मामलात हों, किसी सरकारी ओहदे पर हों, कोई डॉक्टर हो, हर एक ही सरकारी 2 नौकरियां ऐसी हैं जिसमें रिटायरमेंट एज का कोई वो नहीं है। एक तो सियासतदान हो गए, एक एंकर भी तो है ना, एंकर कहाँ रिटायर होता है? एंकर की भी एक लाइफ होती है जरूर, कुछ अरसे बाद फिर वो उस तरह का नहीं रहता है कि वो हाजिर जवाबी और हाजिर दिमागी से किसी चीज पर कमेंट कर सके। खैर उनके मुकाबले मजाकन कहा था एंकर, माइंड ना कर जाना। हाँ। तो खैर ये मुझे बताएं कि डेमोक्रेटिक जो उम्मीदवार हैं जो बाइडन, वो तो एक हो गए ना। हाँ, उनके मुकाबले में एक खातून है उम्मीदवार मैरियन विलियमसन, अच्छा। और वो मैदान में है जो सेल्फ हेल्प किताबों की मुसन्निफा हैं। ओके। तो बड़ा अच्छा वो लिखती भी हैं, उनकी भी बड़ी एक फॉलोइंग है बाकायदा तौर पर, क्योंकि वहाँ पर लोग जो किताबें पढ़ते हैं उनको बहुत जानते हैं। एक पोल के मुताबिक जो बाइडन से 75% पॉइंट्स पीछे हैं वो। ओके। लेकिन इसके अलावा साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी के भतीजे रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, हाँ, वो उन्होंने भी मुहिम जो है शुरू वो की। मुहिम उन्होंने शुरू कर दी हुई है। और उनका जो पोल था, उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के सिर्फ 14% वोटर्स की हिमायत हासिल है, तो वो अभी कम है। बेसिकली सबसे ज्यादा जो बाइडन वाले हैं, तो जो बाइडन है वो बाइडन है भाई, बाइडन है, और बिल्कुल बस अब बाइडन ही है। बाइडन है ये भाई डन है। अच्छा, रिपब्लिकन पार्टी की बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, हम सब जानते हैं कि जी उन्होंने भी अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है, उनके तो मामलात बड़े संगीन है, लेकिन चल रहे हैं। हाँ, उनके तो मामलात संगीन भी है। उन्होंने अपनी कैंपेन वी विल डू इट, वी कैन डू इट, इस तरह की कोई उन्होंने कैंपेन शुरू की है। वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कुछ इस तरह का मामला था उनका, ठीक है। और उन्हें अपनी जमात के वोटर्स की बड़ी अक्सरियत की हिमायत हासिल है, और उनके मुकाबले में एक मुतवक्के उम्मीदवार हैं रॉन डिसेंटिस। अच्छा। वो फ्लोरिडा के गवर्नर हैं और यूक्रेन की जंग में अमेरिकी मुदाखलत के हिमायती नहीं समझे जाते। पोल्स के मुताबिक ट्रंप को रिपब्लिकन वोटर्स की 58% बरतरी हासिल है, और उनके अलावा जो है वो ट्रंप के दौर में नायब सदर जो थे माइक पेंस, वो भी अब कह रहे हैं भाई अब नायब बहुत हो गया, अब मुझे सदर बनाओ भाई, तो वो भी आ जाएंगे। अच्छा, वो भी यूक्रेन के लिए अमेरिकी इमदाद के हवाले से बात करते हैं, और वो अमेरिकी इमदाद के बड़े हामी हैं। तो अब एक ही पार्टी के अंदर आपको 2 अलग अलग ओपिनियंस मिलने वाले लोग मिल जाते हैं, और लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि पार्टी के लोग फैसला करेंगे किसको सदर बनना है और किसको ये ओहदा देना है। अक़वाम मुत्तहिदा में जो साबिक अमेरिकी सफ़ीर निकी हेली, वो भी इस दौड़ में शरीक हो गई हैं। उन्हें लेकिन ये कि सिर्फ 4% रिपब्लिकन वोटर्स की हिमायत हासिल है, और उसके अलावा रिपब्लिकन सेनेटर है टिम स्कॉट, वो भी अपनी पार्टी से सदारती उम्मीदवार हैं। अच्छा। और विवेक रामस्वामी, इंग्लिश हो गए, वो इंग्लिश से हो गए, विवेक रामस्वामी, हाँ, अमेरिका में है ना भाई, ऐसे थोड़ी विवेक रामस्वामी, ये तो इंडिया में होते तो मुझे वही एक ही विवेक याद है। कौन? ओबरॉय। अच्छा, आपकी याददाश्त को मैं क्या कहूँ। विवेक रामस्वामी बेसिक रामस्वामी है, साबिक बायोटेक्नोलॉजी के सरमायाकार हैं, वो भी हैं। 3% वोटर्स उनकी हिमायत कर रहे हैं। फिर आर्कनसास के साबिक गवर्नर हैं असाचिनसन, वो भी हैं, लेकिन कोई उन्हें वोटर्स की हिमायत हासिल नहीं है अभी बेचारे को। और रेडियो टॉक शो होस्ट है लैरी एल्डर, वो भी इस दौड़ में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। तो अब देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक जाता है आगे। फिर ये जो इनके प्रिलिमिनरीज और सारे जो भी इनके मामलात होते हैं, कौन नॉमिनेट होता है पार्टी की तरफ से, और फिर फाइनल राउंड में जाएंगे। ये मुकाबला जो है वो 2024 का फिर फैसला होगा। हाँ जी, अगले साल होगा ये इलेक्शन, और अगले साल तक बस दोबारा कोई आलमी वबा ना आ जाए, क्योंकि दोबारा आलमी वबाओं के हवाले से चमगोइयाँ चल पड़ी हैं। 100 साल बाद आलमी वबा कह रही हैं? नहीं, मैं आपको बताती हूँ मैं किसको आलमी वबा कह रही हूँ। 100 साल बाद आने वाली आलमी वबा कोविड-19 ने पूरी दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। हर शख्स, हर मुल्क जो है वो उससे मुतासिर हुआ, और उसके जो उसके असरात हैं, हाँ, समाजी, माशी, सियासी जो भी असरात हैं, वो अभी तक पूरी दुनिया उससे निकल नहीं पाई। बिल्कुल, कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं कि जो पॉजिटिव है, मतलब वर्क फ्रॉम होम, वो लोगों ने खुद अपनी ज़िंदगी में अभी तक इम्प्लीमेंट किया हुआ है। उससे छुटकारा हासिल करने की कोई ख़ास उनको ख्वाहिश है नहीं, क्योंकि वो कहते हैं अब हर चीज़ बचत है, उसमें रिसोर्सेज की भी बचत है और टाइम की भी बचत है। अच्छा, अब कोविड वायरस ने एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है, और जिसको कहते हैं आर्क्ट्यूरस। अच्छा, ये मुश्किल था नाम है भाई। आर्क्ट्यूरस का नाम दिया हुआ है उसको, और ये वायरस जो है दुनिया के 22 ममालिक में फैल चुका है। ओके। जिनमें बरतानिया, अमेरिका भी शामिल हैं, और दुनिया के कई माने हुए माहिरीन का कहना यह है कि कोविड जैसी एक और वबा नागुज़ीर है, जिसके लिए दुनिया को तैयार रहना चाहिए। अब ये ना हो कि आप आंखें बंद करके बिल्कुल ही सो जाएं और अपने जो गार्ड्स हैं वो डाउन कर लें। बरतानवी माहिरीन ने खबरदार किया है कि उनका मुल्क जो है वो नई वबा का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। जब बरतानिया तैयार नहीं है तो हम कैसे तैयार होंगे? हम पे तो बहुत कैसी बातें कर रही हैं आप भाई, हम नहीं तैयार होंगे। वैसे
मैं आपको हमें तो बताऊं, ये हम कि तो वैसे ही बिल्कुल, वाकई अल्लाह ताला तैयार का तो नहीं करम था, वाकई, थे बिल्कुल, और ना बिल्कुल। हमने कभी तैयार होना है, चाहे हमें 100 वार्निंग्स भी दे दें, हम पे तो हमारे रब का करम था। ना ही मुल्क का हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बरतानिया का ऐसा है कि वो बेहतर हुआ है, और ना ही निगरानी और मुस्तकबिल के खतरात से आगाही का निज़ाम कोई वहाँ पर मौजूद है। इस तरह की भी बातें वहाँ पर सामने आ रही हैं। प्रोफेसर हैं एक, उनका कहना है कि बरतानिया कोविड के दौरान सीखे गए सख्त असबाक से फ़ायदा उठाने में नाकाम हुआ है। उसमें भी हमने कोई ख़ास लर्निंग अपनी नहीं की है, जिसकी वजह से अगली वबा जो है वो आवाम के लिए बहुत ही हलाकत खेज हो सकती है। अच्छा, और साबिक चीफ साइंटिस्ट जो हैं सर डेविड किंग, उन्होंने एक पेशगोई की है। उन्होंने ये कहा है कि अगले 15 बरसों में कोविड जैसी एक और वबा का इम्कान है, लेकिन उन्होंने भी फिर यही बात की कि इसका मुकाबला करने के लिए नेशनल हेल्थ सर्विस में हुकूमत सरमायाकारी नहीं कर रही है, तो दिस विल बी डेंजरस। लेकिन मैं तो इसी पे हैरान हूँ कि अगर आर्क्टियोरस जो नया वेरिएंट है वो 20 ममालिक में फैल गया है, तो फिर तो यही एक नई वबा की एक शक्ल सी है। हाँ, तो ये एक तरीके से उसका मिनी वर्जन राउंड 1 है, या यूँ कह लीजिए कि वो बस अब उसका आगाज़ हुआ है। अब उसके बाद ज़रा देखेंगे ना कि वो कितना डेडली है, कितना डेंजरस है, उसका स्प्रेड और उसकी रीच कितनी ज़्यादा है, फिर उसके बाद तय होगा कि भाई मामलात कहाँ पर जा रहे हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने एक शिकवा किया था। वो शिकवा तो अल्लामा इकबाल ने किया था, शिकवा जवाब शिकवा। उसके अलावा एक शिकवा है। अच्छा, वो अल्लामा इकबाल ने नहीं किया था, वो गालिब ने किया था। गालिब ने क्या, लेकिन गालिब साहब ने भी एक शिकवा किया, वो भी कहीं पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा सब शिकवे कर रहे हैं तो फिर मैं कैसे पीछे रहूं। उन्होंने शिकवा किया कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान। हाय हाय हाय, तो ये गालिब साहब ने कह दिया। क्या लेकिन बात। पाकिस्तान की जो धरती है वो ऐसी जरखेज है कि इसने इंसान होने का हक अदा करने वाली जो ढेरों शख्सियात हैं उनको जन्म दिया है। इन अफराद ने अपनी तमाम उम्र जो है वो खिदमत खल्क के लिए वक्फ कर दी हुई है। इसमें बेशुमार नाम है और ऐसे नाम है जिनको दुनिया जानती है। नौजवान नस्ल को भी इंसानियत की फलाह का रास्ता दिखाया है ऐसे लोगों ने। और ऐसी ही एक शख्सियत है उस्ताद आसिम इस्माइल साहब, जो कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों की भलाई के मिशन पर जो है इस वक्त मामूर है। अच्छा, अब इनका बुनियादी तौर पर जो वेंचर है जिसके बारे में हमने आज बात करनी है वो ये है कि देखें, टेक्नोलॉजी और खैर का काम, इसको जोड़ दिया जाए। बिल्कुल। अब ये जोड़ा कैसे है, उनकी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जो है उन्होंने तमाम ऐसे जो सोशल वर्क करने वाले लोग और इदारे हैं उन सबको जोड़ दिया। अच्छा, अब ज़रा इनके बारे में बात करते हैं। ये वेंचर जो है ये क्या है और कैसे उन्होंने इस चीज़ को देखिए, यूथ शुरू को अगर किया। लगाना है सही बिल्कुल, रास्ते पर और एक काम के रास्ते पर, तो यूथ कनेक्टेड है टेक्नोलॉजी से। यूथ बिल्कुल का तो ऐसे ही, टेक्नोलॉजी से बिल्कुल। बहुत गहरा ताल्लुक है। आसिम इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। वैसे तो जो बुनियादी तौर पर जो आपका तारुफ है वो बेसिकली एज एन एजुकेशनिस्ट, एज अ ट्रेनर, सोशल वर्कर, अल वसीला ट्रस्ट आपकी। ये जो हमने आज जो मुद्दा चुना है वो है khairlist.org। तो ये खैर की लिस्ट क्या है और ये कैसे बनाई और इसको बनाने का ख्याल कैसे आया? अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर पहले अवैस भाई इनवाइट करने का। और मैं खैरलिस्ट बेसिकली ऐसे आया कि एक यूँ कह लें कि एक तरह का क्रिएटिव आइडिया था कि प्रॉब्लम ये होती थी कि बहुत सारे लोग, जैसे हमारे अल वसीला ट्रस्ट के 12 प्रोजेक्ट है ना, राइट। अब उसमें कहीं क्लिनिक्स हैं, कहीं पे रोज़गार है, मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन फिर भी लोगों के हर किस्म के मसाइल होते हैं और कोई एक ट्रस्ट सारे मसाइल हल नहीं कर सकती, राइट। तो ख्याल ये आया कि किस तरह से ऐसे किया जाए, क्योंकि अक्सर ये होता था कि कोई हमारे पास आया कि मेरे बच्चे को कैंसर है। अब हमारा इदारा तो कैंसर को डील नहीं कर रहा, लेकिन हमारी जान पहचान में चूँकि सर्कल बड़ा है तो ऐसे लोग थे जो आगा खान में बच्चों का कैंसर का फ्री इलाज करवा देते थे। अब ये बात मुझे पता है, चूँकि मैं फील्ड के अंदर हूँ, मैंने इन साहब को लिया और इनके बच्चे को उनसे रब्ता करवा दिया और उसका इलाज करवा दिया, राइट। लेकिन मैं फिर ये सोच रहा था कि ये चीज़ें तो हम इन्वॉल्व, हमें पता है, लेकिन जो आम लोग हैं वो कैसे, यानी बहुत सारी सर्विसेज जो कि अवेलेबल हैं, NGOs जो कि अवेलेबल हैं, सारी काम कर रही हैं, लेकिन चूँकि उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लिहाजा एक लोग पहुँच ही नहीं पाते। तो हमने कहा ठीक है, लेट्स डू वन थिंग। हमने इसके लिए लोग हायर किए। हमने कहा ठीक है, जितनी NGOs हैं कराची के लेवल पे हमने इसको स्टार्ट किया
कि जितनी NGOs हैं उनका बेसिकली एक डेटा फॉर्म था, वो हमने हर जगह फैलाया, उसको हमने फिलअप करवाया सबसे, और उसको फिर हमने khairlist.org के नाम से वेबसाइट पे डेटा के तौर पे एंटर कर दिया। अब उसमें कैटेगरीज हैं, यानी अब आप लेट्स से आपके घर की मेड आती है और कहती है कि अच्छा। मेरे बच्चे की टांग टूट गई है, राइट, फ्रैक्चर हो गया। अब मुझे आप जो है ना, डॉक्टर ने कहा है कि 50,000 रुपये लगेंगे। अब आपके पास ना 50,000 है देने के लिए, लेकिन आप हेल्प भी करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो वहाँ पे फ्री इलाज कर देंगे। तो हमने ये किया कि अब आप जाइए Khairlist पे और आप जाके वहाँ पे डाल दें मेडिकल, और मेडिकल के अंदर फिर आप जाके देख लें कितने इदारे हैं जो इसका इलाज कर रहे हैं, उनका वहाँ पे एड्रेस दिया होगा, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई होंगी। आप वो बस डिटेल उठाइए और अपनी मेट को दे दें, या उसके साथ एक दफ़ा चले जाएं और कह दें कि ये इदारा है जो इस चीज़ में डील करता है ऑलरेडी फ्री के अंदर, तो तुम यहाँ जाके इलाज करा लो। तो इट इज़ जस्ट दैट सिंपल आइडिया कि इस वजह से हमने कहा कि इतने सारे लोग इतना काम कर रहे हैं, तो हमने सबको उन डेटा पे चढ़ा दिया। और उसमें ओपन बात यह है कि कोई आके अपनी एंट्री खुद भी कर सकता है, यानी हम ना पहुँचे उस तक इस प्रोग्राम के तहत ही अगर वो देख रहे हैं और वो कोई भी खैर का काम करें, एज एन इंडिविजुअली क्यों ना कर रहे हो, वो जाएं और इंडिविजुअल लिस्ट में जाके लिखवा दें, एंटर कर देंगे आप ये कर रहे हैं, और कोई भी उस आपसे फ़ायदा उठा सकता है। अच्छा, और इसकी स्पेलिंग क्या है? जो आपकी जो वेबसाइट है एग्जैक्ट स्पेलिंग उसकी क्या है? KHAIR khairlist.org। अच्छा, ओके। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि अब जैसे आपने कहा कि ये आपने तमाम जो यूँ खैर के काम करने वाले हैं उनको यकजा कर लिया। अब बुनियादी तौर पर ये वैसे तो बड़ा सिंपल सा आइडिया लगता है, लेकिन काम बहुत है। काम बड़ा ज़बरदस्त है। कैसे रीच आउट करने का प्रोसेस क्या था, और उनकी वेरिफिकेशन का कोई प्रोसेस था कि हम जिन NGOs को उसमें डाल रहे हैं वो वाकई सही तरीके से काम करने वाले इदारे हों? अच्छा, इसमें अवेश भाई जैसे आपको पता है कि हमारा जो ट्रस्ट है उसके ऑलरेडी 12 इदारे हैं, तो हम पूरे कराची में फैले हुए हैं। तो जो हमारे ऑलरेडी इंचार्जेस हैं मुख्तलिफ एरियाज़ के, उनको पता होता है इलाके में कौन कौन से, एक तो हमने उनका डेटा जो है वो उनके थ्रू ले लिया, फिर हमने इसके लिए हायर कर लिया था किसी को, और फिर वो कंटिन्यूसली शहर भर में घूम रहा था इलाकों के अंदर, और जहाँ जहाँ पे जाता था खुद ही देखता था लोग कैसे हैं, इदारा कैसा है, और उसके मुताबिक उनका फॉर्म फिल कराता था। और जनरली हमारे सर्कल में हम किसी से मालूमात लें तो हमें बहुत ईज़िली पता चल जाता है कि कौन कैसा काम कर रहा है, क्या कर रहा है। और अगर ये कहा जाए कि 100% वेरीफाइड, नो, ऐसा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आई वुड से कि 90% तो पता चल जाता है कि जेन्युइन लोग हैं, सही काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, तो हम उनको वहाँ पे फिर लिस्ट में अप कर देते हैं, और वो लोगों के लिए कॉमन नॉलेज के तौर पे वो सामने आ जाता है। सही है, मतलब कि आपने सिर्फ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को या बड़ी जो नामी गरामी पुरानी जो फलाई इदारे हैं उनको नहीं शामिल किया, आपने जो यंग और यूथ के चलाए हुए फलाई इदारे हैं उनको भी शामिल किया, ऐसा ही है? एनीवन कोई भी हो, और अभी भी कोई भी उसके अंदर जाके अपने डेटा की एंट्री कर सकता है। कोई ऐसा वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं है ख़ास। आप लोग अगर गलत चीज़ करेंगे तो लोग जब उनके पास आएंगे तो खुद ही उनसे दूर हो जाएंगे। तो इट्स एन ओपन डेटाबेस जिसमें आके कोई भी अपनी एंट्री कर सकता है। जो हमने एंट्रीज़ की वो तो हैं, उसके अलावा कोई भी आके इसमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को एंटर कर सकता है। तो आपको रिस्पांस किस तरह का मिला है अभी तक? मतलब आपको जाहिर है ये तो पता चलता होगा कितने क्लिक्स आए हैं आप लोगों की वेबसाइट पे, टोटल कितने इसमें रजिस्टर हो चुके हैं इदारे? अवेश भाई, लास्ट जो मैंने चेक किया था विच इज़ नॉट वेरी रिसेंट, तो हमारे पास हंड्रेड्स में हैं इदारे जो इसके अंदर ऑलरेडी डेटाबेस में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एग्जैक्ट फिगर अभी बिल्कुल मेरे जहन में नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। अच्छा, बट अब ये मेरे सामने ये वेबसाइट खुली हुई है, इसके अंदर आपने कैटेगरीज बना दी है, हर फील्ड के इदारे ऑलरेडी मौजूद है। कम्युनिटी वेलफेयर, अच्छा जी बिल्कुल, कम्युनिटी वेलफेयर की इसके अंदर एक आपने वो बनाया हुआ है सेक्शन, एजुकेशन का है, फूड का है, हेल्थ केयर है, मीडिया का भी है। मीडिया वाले की भी वेलफेयर कर रहे हैं कुछ? अच्छा मेरा मुझे ये बताएं कि जब आप जी, जैसे हमारा अपना भी एक चैनल है जिन टीवी के नाम लोगों से के लिए कि वो जी अच्छा जी कंटिन्यू कीजिए। आपने मीडिया के हवाले से पूछा था, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मीडिया में भी लोग आ रहे हैं, और एक्चुअली ये तो एक शुरुआत थी कराची के उस पर,
जैसे ही हमारी ट्रस्ट ऑल ओवर पाकिस्तान काम शुरू करेगी तो फिर वहाँ के भी सारे ऑर्गेनाइजेशंस को हम इसमें इंशाल्लाह लिस्ट डाउन करना शुरू कर देंगे। सर अभी इसमें सिर्फ कराची का डेटा है? अभी इसमें सिर्फ कराची का डेटा है। ठीक है। अच्छा, और ये भी मुझे बताइएगा कि क्या इसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम भी है कि एक तो मदद लेने के लिए या मदद देने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं, क्या कोई वॉलंटियर्स वगैरह अगर रजिस्टर होना चाहें, मुख्तलिफ इदारों के साथ काम करना चाहें, या वो बहैसियत इदारा काम ना कर रहे हो लेकिन बहुत सारे दोस्त होते हैं ना जो यूनिवर्सिटी की सतह पर काम कर रहे होते हैं, कोई चीज़ हादसा या कुछ पेश आता है तो वो वहाँ फ़ौरन दौड़ के पहुँच जाते हैं। बिल्कुल, तो उस हवाले से भी इसमें कोई ऑप्शन है मौजूद? नहीं अवैस भाई, बल्कि आपने कहा है तो मेरे जहन में बात आ रही है कि आइडिया अच्छा है, इसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है कि इसको इसका पार्ट बना दिया जाए कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो लिंक कराना चाहें वॉलंटियर्स को तो वो वॉलंटियर्स को ले सकते हो। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, लेकिन अभी इसमें ये ऑप्शन नहीं है। चलें, जब आइडिया आपके पास आ गया है और मुझे उम्मीद है कि जितने आपने काम किए हैं बहुत सारे, आप ये वाला आइडिया भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जी। और ये है जी khair-list.org, KHAIR-LIST.org, और इस पर आप जा सकते हैं। बिल्कुल, अपना इदारा अगर आप चला रहे हैं तो अपना इदारा भी आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पर आ रहे होंगे इस वेबसाइट पर, उनको आपका इदारा ज़रूर नज़र आएगा, वो आपके लिए भी डोनेट करेंगे और आपके साथ भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल आइडिया लेकिन इफेक्टिव आइडिया। बिल्कुल इफेक्टिव आइडिया, और एक तो वो होता है ना वन विंडो जी। तो ये वन विंडो है कि भाई बजाय इसके कि आप सोचें आपने अपनी ज़कात किधर देनी है या आपने सदकात कहाँ करने हैं, तो आपने ये खोला, आपको लग रहा है कि भाई इस दफ़ा मैं एजुकेशन के उसमें पैसे देना चाहता हूँ, तो मैं एजुकेशन में डोनेट कर दें। आपको लगता है हेल्थ की केयर जो है वो लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है तो आप हेल्थ में डोनेट कर दें। तो ज़बरदस्त आइडिया है आसिम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए भी और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, करते रहिए, आपके कामों में भी बरकत डाले। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे दोबारा मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। हमारे मज़हब और कल्चर में लोगों के एहतराम पर जितना ज़ोर दिया गया है उसकी मिसाल शायद किसी और तहजीब में नहीं मिलती, और इसी तरह मेहमानों की तकरीम भी हमारी तालीमात का एक लाजमी हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तानी समाज में बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात सामने आते हैं कि आपकी अकल दंग रह जाती है, आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ पहलुओं की नफ़ी करते हैं लोग, तो आपको लगता है कि शायद बहुत कुछ जो है हमारी सोसाइटी में कहीं ना कुछ गलत ज़रूर है। गुज़िश्ता दिनों फैसल मस्जिद में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया। ईद के रोज़ की गालिबन ये वीडियो थी जिसको सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शेयर किया, और उसको शेयर करने की वजह अफसोस भी था, हैरत भी थी और मायूसी, गुस्सा भी था, गुस्सा और सवालात। वीडियो चला दे जरा, बिल्कुल वो वीडियो दिखाएं जी, फिर उसकी बात करते हैं। बिल्कुल। अब इसमें हो क्या रहा है, मैं भी बताते रहते हैं साथ साथ कि गैर मुल्की खातून है और फैसल मस्जिद में वो आई हैं तो उन्हें वहाँ पर लड़कों ने घेर लिया है, जो उनसे सैर के लिए आए हुए थे, वो लड़के सैर के लिए। ये वीडियो साथ साथ चल रही है, देखें। अब ये उन्हें जी घेर लिया और जी शोर हो रहा है उनके साथ, उनको घूर रहे हैं, उनके साथ सेल्फी बनवा रहे हैं ज़बरदस्ती। एक तरीके से ये आवाज़ें कस रहे हैं, वो जो भी है ना, हैरेसमेंट हुई ना ये एक तरीके की। अच्छा, अब ये पीछे चल पड़े हैं खामखा। जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये वो जो खातून है उसके चेहरे पर आप देखें घबराहट है, क्योंकि ज़ाहिर है वो परेशान हो गई कि अब मैं यहाँ पर तो आई थी सैर करने के लिए, लेकिन अब ये किस तरह का हो रहा है, आवाज़ें कस रहे हैं लोग। अब ये जब मेहमान पाकिस्तान से वापस जाएंगे तो क्या तासुर लेकर जाएंगे पाकिस्तान का? अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और भी आप जहन में रखिए कि वो एक खातून गैर मुल्की है, उसने कपड़े बिल्कुल ठीक पहने हैं, उसके हुलिये में कोई इस किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे आप कह सकते हैं कि में तो ऐसी चीज़ है ना, बस मसला ये है प्रोवोकेटिव किस्म की कोई वहाँ पर जो है वो हो गया, इस तरह भी कैफियत में मुब्तला हो गए लोग उसको देख के, ऐसी कोई चीज़ उसके कपड़ों से नहीं है। हालांकि उसके पीछे जो है वो एक शख्स भी आ रहा है जो कि शायद उसके साथ उसको घुमाने के लिए लेके जा रहा था, या जो भी अथॉरिटी के साथ है, रेड शर्ट में आपको वो बंदा नजर आएगा। लेकिन वो भी हैरान है आप क्या करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी रवैयों पर बड़ी खुलकर करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो वीडियो हमने दिखाई ये हमारी जहनियत के बारे में क्या बताता है? जी, ये हमारी जहनियत के बारे में वही बताता है जो देखने में लिखने में नजर आ रहा है। हमारी जहनियत बहुत ही सतही है और इसके लेवल को ऊपर करने के लिए जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो पिछले 30-40 साल से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, और जिसका नतीजा यही होना है
कि एक बेहंगम सा हुजूम हम बन गए हैं और हमारा कोई भी एक, जिसे कहना चाहिए ना, एक हमारा अपना पहचान वाला रवैया नहीं है। आपको अरब, चाहे क्रिश्चियन अरब हो, चाहे जू अरब हो, चाहे मुसलमान अरब हो, उसके अंदर एक अरब का रवैया आपको नजर आएगा। एक जर्मन को एक जर्मन नजर आएगा, चाहे वो जिस मजहब से भी ताल्लुक रखता हो। हम जो हैं बिल्कुल हमारी शनाख्त, हमारी जो पहचान और हमारी जो रवैयों के सिलसिले के अंदर किसी किस्म का कोई प्रिडिक्ट करना ये अब नामुमकिन हो गया है। और ये शाखसाना है कि जितने लोग, जिनकी जिम्मेदारी थी, ऊपर के लोग, पावर स्ट्रक्चर के ऊपर के लोग, वो सारे अपनी अपनी मुसीबत में पड़े हुए हैं। ये काम है हमारे थिंक टैंक्स का, ये काम है हमारे पॉलिटिशियंस का, ये काम है जो ऊपर हुकूमत चलाने वाले हैं, जिन्होंने अवाम तक एक तरबियत का निज़ाम और एक स्टैंडर्ड्स ट्रांसफ़र करने हैं। वो खुद इन स्टैंडर्ड्स और रवैयों के लिहाज से बहुत ही गरीब हैं। हमारे बड़े से बड़ा ओहदेदार भी अपनी आजकल की सियासी ज़िंदगी के अंदर आप देखिएगा कि वो बिल्कुल ही निचली सतह पर होकर अपना कंडक्ट कर रहा है। ऐसे में अवामुन नास जो बगैर किसी, कोई उनका रिकॉर्ड नहीं है, कोई उनका स्कूल का तजुर्बा नहीं है, स्कूल में कोई कैरिकुलम नहीं है, घरों के अंदर कोई माहौल नहीं है, ऐसे में तो इससे बहुत बुरे वाकयात हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए। अच्छा, ये बहुत बुरे वाक़यात जो हैं वो बहुत सारी जगहों पर होते हैं, क्योंकि मैं अभी कुछ 1-2 दिन पहले ही देख रहा था भारत में जो सयाहों के साथ हुआ है, ख़ासतौर पर ख़वातीन सयाहों के साथ जो कुछ हुआ है, रेप कैपिटल बन गया दिल्ली। बातें तो शुरू इसी तरीके से होती दिल्ली, हमेशा से ही वो दिल्ली था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले की एक वीडियो, और मैं बहुत हाथ जोड़ कर ये बात कर रहा हूँ, बिल्कुल माजरत के साथ, जो सुन रहा है उसे अगर बुरा लगे तो मैं पहले ही उससे हाथ जोड़ लेता हूँ। एक खातून जो थी वो किसी जगह पर, भारत की वीडियो थी, वो सेल्फी स्टिक से जो है वो क्या वीडियो बनाते हुए जा रही थी, पीछे उसके एक मर्द आना शुरू हो गया, वो किसी सुनसान जगह पर पहुंच गई। उस शख्स ने, अल्लाह, मतलब मैं क्या, मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है, उस शख्स ने पतलून उतार दी अपनी, और वो खातून बेचारी अजीब परेशान हो गई कि ये किस तरह का शख्स है, ये भारत का वाक़या है। और उसके बाद फिर खैर उसको वीडियो की मदद से ट्रैक किया गया, पकड़ा गया उसको। हमारे पास इन लोगों की तरबियत का कोई मैकेनिज़्म नहीं है, तो पकड़ने का भी तो कोई मैकेनिज़्म नहीं है। इनको हम कैसे सुधार सकते हैं या सज़ा दे सकते हैं? जी बिल्कुल सही है। और दूसरा, ये जो बात आपने बताई है ये भी बड़ी अफसोसनाक है, लेकिन हमारी एक साइकोलॉजी में ये भी आ गया है कि समहाउ हम अपने आप को ये तसल्ली दे देते हैं कि देखो भाई, हमसे बड़ा मुल्क है, 8 गुना बड़ा मुल्क है, वहाँ भी तो लोग पतलूने उतार देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो चाहे जो मर्जी करें, हमें तो अपने घर को साफ करने की ज़रूरत है। और अभी भी हमारे जो ऊपर के सारे लोग, मैं ये सोचता हूँ क्या ये रीजनल प्रॉब्लम है हमारा क्या? देखिए, इसको हमारे दोस्त हैं साहिल अदीम साहब, आपके प्रोग्राम में वो कई दफ़ा तशरीफ लाए हैं। वो एक क्यूरी पेश करते हैं। वो ये कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में जब हमला करते हुए सहाबा जो हैं, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर से भी जब गुजर के चले गए थे, तो वहाँ से हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह गालिबन थे, उन्होंने एक मुरासला भेजा हज़रत उमर को कि नीचे एक और भी इलाका है ज़रखेज़, तो उसके बारे में क्या हुक्म है। उन्होंने कहा कि उसके बारे में हमें कुछ रिपोर्ट दीजिए। तो जो बातें उन्होंने बताई, उनमें एक बात ये थी कि यहाँ के लोग जो हैं वो, उनका गैरत का लेवल बहुत लो है, और दूसरी बात यह है कि वो गुनाह करके शर्मिंदा नहीं होते, गुनाह को सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने ये साहिल अदीम साहब से सुना कि उन्होंने ये कहा, और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से ये बात कही होगी कि हज़रत उमर ने उनको कहा कि इस इलाके को छोड़ो, तुम आगे जाओ, इसको छोड़ दो, बस जस्ट लीव इट। तो पता नहीं हमारी जेनेटिक्स में ऐसा है, या पता नहीं हमारे यहाँ क्या एक भूख है। तो प्रोफेसर साहब, एक और फिर एंगल है इसका। एक तरफ तो हमारा खिता है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और ये सारे, मतलब वो जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं। एक तरफ फिर डेवलप्ड वर्ल्ड है, जहाँ पर औरत पब्लिक स्पेस का ऐसे हिस्सा है जैसे मर्द, और वहाँ पर मुख्तलिफ बड़े बड़े इज्तिमाआत होते हैं। ख़ास तौर पे जो चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी वो ये देखी कि जो इनका बकिंगम पैलेस है, वहाँ पर कोई सेलिब्रेशन होती है तो पूरा लंदन शहर जो है वो सुबह से उसके बाहर बैठ जाता है। और आई एम श्योर आपने भी इस तरह की बहुत वीडियोस देखी होंगी, डियाना की शादी हो, हैरी की शादी हो, विलियम की शादी हो, अब वहाँ पर ये सारा शहर निकल आता है। और एक चीज़ जो वहाँ पर देखने के काबिल है वो ये है कि कोई आदमी आपको अकेला नजर नहीं आता। कोई वो होते हैं ना, लड़कों का ग्रुप हो गया, छड़े छांट, वो नहीं नजर आता आपको। फैमिलीज के साथ वो मर्द आए हुए नजर आएंगे, चाहे उनका औरत से कोई भी रिश्ता होगी उसके साथ कोई ना कोई औरत जरूर होगी। तो औरत का हमारे यहाँ स्पेस में इतना अछूत किस्म का क्यों उसको देखा जाता है? इसको कैसे बेहतर बनाए? अगर इस मस्जिद में औरतें होती तो शायद ये मर्द और औरतों की ज्यादा तादाद होती, एक औरत ये ना होती तो हो सकता है ये मर्द आगे ना आते इस तरह से। तो औरतों की पब्लिक स्पेस में कैसे प्रेजेंस जो है वो यकीनी बनाई जा सकती है? जी बहुत शुक्रिया शिफा।
देखिए जो हमारे यहाँ मस्जिद का कॉन्सेप्ट है ना, जो एज अ कम्युनिटी सेंटर का, उसको आपने देखना है तो आप इंग्लैंड अमेरिका में देखें तो जितनी मस्जिद, मैं अभी पिछले हफ्ते ही नॉर्वे में था, तो वहाँ जो मस्जिदें हैं वो कम्युनिटी सेंटर हैं और बाकायदा औरतें आके वहाँ नमाज पढ़ती हैं। जुमे की नमाज तो हर सूरत पढ़ती हैं, ईदैन की नमाज भी वहाँ आके पढ़ती हैं। पता नहीं ये हमारे बर्रे सगीर में ही पता नहीं किस वजह से ऐसे हुआ है कि मस्जिद सिर्फ मर्दों के लिए मखसूस है। तो मैं यहाँ इस्लामाबाद में काम करता था, शफा इंटरनेशनल में आपके पास ही है, वहाँ भी बिल्कुल एक अलग से रास्ता है औरतों का जहाँ वुज़ू करती हैं और जमात के साथ नमाज पढ़ती हैं। तो मेरा ख्याल है कि मस्जिदों में औरतों को जाना चाहिए और हमारी मस्जिदों की तामीर में इस बात का ख्याल रखा जाए कि पर्दे का एहतमाम करते हुए औरतों का एक पूरा सेगमेंट जो है उसको एक जगह एक रखी जाए। खैर ये तो एक ज़िमनी बात है, लेकिन देखिए हमारे यहाँ हम हमेशा ये कहते हैं कि औरतों के सर पे दुपट्टा दीजिए, ये बड़ी अच्छी बात है, औरतों के अंदर हया होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम मर्दों की तरबियत का है। जो पर्दा हमने औरत पर देना है जो कि बहुत ज़रूरी है, उसी तरह का एक पर्दा मर्दों की आंखों पर भी देने की ज़रूरत है। हमारे वालिदैन इस बात पर बड़े परेशान होते हैं कि हमारी बेटी नंगे सर जो है दूध लेने वाले से बाहर दूध लेने क्यों चली गई या अकेली कहीं क्यों चली गई, लेकिन वो अपने लड़कों की तरबियत पर कोई तवज्जो नहीं देते कि उनका किस किस्म की कारस्तानियां करता है। देखिए हम पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि डोर के सिरे को कहाँ से पकड़ें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर अभी हमें शुरू करना चाहिए तो पहला काम तो मैं और आप ये कर सकते हैं कि हम अपने घरों के अंदर अपने बच्चों की तरबियत को इंश्योर करें कि वो तरबियत उसी तरह से किरदार वाली होनी चाहिए। सर, उसमें मोबाइल ने कितना गन मचाया हुआ है हमारे जहनों में। जी, इस पर हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, आपके प्रोग्राम में भी बात कर चुके हैं। मेरा ख्याल है उन सबको दोहराने की बजाय आज हम तीनों बैठकर ये फैसला करें कि इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल तय है कि मोबाइल के जरिए जो डाटा हमारे पास आ रहा है, जी, जो मोबाइल के जरिए हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो हमारे जहनों की साख्त और उसके जो पैटर्न्स है उसको डेवलप कर रहा है। मैं और आप शायद रेजिस्ट कर सकें क्योंकि हमारी एक मिच्योर उसमें है जिसमें शायद हमारा फिल्टर थोड़ा सा एक डेवलप हो गया हो, लेकिन 10 साल से कम उम्र के बच्चे तो उसकी बुनियाद पर ही उनका पैटर्न बनेगा। हम ये करें, इस सारे बावेले को छोड़कर हम ये करें कि आज से हम कम से कम एक ट्रेंड चलाएं, मतलब मैं चलाऊं और अपने घर के अंदर ये कहूं कि ये जो फोन है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन बस इसके लिए यूज होगा, इसके अलावा ये एंटरटेनमेंट के लिए यूज नहीं होगा। अच्छा, मैं अब घर का सरबराह होने की हैसियत से अपनी वाइफ, अपने बच्चों और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के ऊपर ये इम्प्लीमेंट कर दूं। इस तरह से हम इसको ट्रेंड को चलाएं, एक खानदान से 2 खानदान बने, 2 से 3 बने, आपके मीडिया पर ये बात कही जा रही हो, इसी तरह हर जगह पर यह बात की जा रही हो, मुल्क का वजीर आजम भी इस बात को कह रहा हो, सब लोग बड़े बड़े अपनी तकरीर ख़त्म होने के बाद ये कहें कि हमारे माशरे के अंदर ये खराबी आ रही है। इसलिए मैं प्लेज करता हूँ कि मेरे पास ये जो फ़ोन है मैं सिर्फ इन 2 कामों के लिए कर सकता हूँ। जिस तरीके से ये बुराई की हवा चली है ना, इसी तरह अच्छाई की भी हवा चलानी पड़ेगी। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता जिसमें मैं बिल्कुल, और उसको पर्पसली चलाना पड़ेगा। बिल्कुल जी, तो उसके लिए एक हमें हवा चलानी पड़ेगी। अब आप देखिए मैं आपके सिर्फ चैनल की बात नहीं कर रहा क्योंकि जाहिर है जो ट्रेंड चल रहा है वैसे ही होगा। अगर हम अपनी खबरों को देखें, हमारी खबरों के अंदर कोई खबरियत नहीं है बेसिकली। जैसे अभी प्लीज इसको अपने चैनल पर तनकीद ना समझिएगा, जाहिर है ये हर चैनल पर ये चल रही है क्योंकि मिजाज ही ऐसा है। वो ये है सर, जनरल बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल आई एग्री विद यू। अदालत के अंदर रजिस्ट्रार ने एक नोटिस किया कि फलां जज इस बेंच में बैठेंगे, फलां इस जज में नहीं बैठेंगे। ये एक दफ्तरी मामला है, इसको अवाम तक लाने की क्या जरूरत है। एक ट्रक जो है एक बस से टकरा गया जिसकी वजह से ड्राइवर फरार हो गया। अब इस बात के अंदर अवाम को क्या फायदा हो रहा है इस बात को? ये लॉ ऑर्डर जो एजेंसीज हैं वो इसको हैंडल करें। इसी तरीके से मैं जैसे दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ, पिछली दफा मैं नॉर्वे में था तो मैंने उनकी खबरें सुनी। उनकी खबरें ये होती हैं कि स्कूल के एक बच्चे ने स्कीइंग के अंदर एक जबरदस्त रिकॉर्ड किया। अच्छा, और कॉलेज के कुछ तलबा ऊपर नॉर्दर्न एरिया में गए, वहां एक नायाब मछली की नस्ल थी, उसको बचाने के लिए जो फिशिंग के दौरान थोड़ी सी पोल्यूशन होती है उसके लिए उन्होंने उस पोल्यूशन को ठीक किया। इसके अलावा फलां स्किल सिखाने के लिए ये वाला जो है वो तरीका इख्तियार किया जाए। आप सिर्फ वो मुल्क जिनको हम तरक्की याफ्ता मुल्क करते हैं उनकी खबरों का पैटर्न देख लें और हमारी खबरों का पैटर्न देख लें, इसी से हमें अंदाजा हो जाएगा कि हम किस तरीके से बगैर वजह के अवाम के अंदर हिजान और सनसनी पैदा कर रहे हैं, और उस सनसनी पैदा करने की वजह से वो ज्यादा स्क्रीन के साथ एडिक्ट हो रहे हैं और इसी हिसाब से उनका मिजाज बन रहा है।
100% दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा, एक और चीज़ भी, मैं कल रात को एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, वहाँ पर कुछ सयाह थे और उनके साथ एक उनका गाइड था, और वो गाइड जो है उस रेस्टोरेंट वाले से बात कर रहा था कि सारे। मैं उन्हें कहीं लेकर गया था, वहाँ लोग पीछे पड़ गए इनके। फिर मैंने जब उससे पूछा, थे सारे जी अच्छा। मतलब नहीं वो खवातीन और दोनों थे, ठीक जो है। फैमिली थी, एक चाइनीज फैमिली थी वो, और वो गाइड जो था उसने ये वाकया बयान किया। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या मामला हुआ, कहते देखो इस्लामाबाद में हम बहुत सारे फॉरेनर्स को फिराते रहते हैं, यहाँ पर ये मामला कभी नहीं हुआ, लेकिन ईद की छुट्टियों के मौके पर बहुत सारे यहाँ वहाँ से लोग आए हुए हैं, तो उन्होंने चूंकि शायद वो इस तरीके से कभी फॉरेनर को देखा नहीं है, तो वो पीछे लग गए और उनकी सेल्फियाँ बना रहे हैं। तो ये एक मेरे ख्याल में उस एरिया की भी बात होती है कि उस एरिया के लोगों के अंदर वो जो मेंटल डेवलपमेंट है वो कितनी आ गई है, और वो हमें अपने पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी गालिबन। जी देखिए, मेरा बचपन इस्लामाबाद में गुजरा है। मैं G62 में फेडरल गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1 में पढ़ता था। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जो फ़लस्तीन की एम्बेसी थी वो यहाँ F8 में हुआ करती थी, जो चाइना की एम्बेसी थी वो F61 F64 में हुआ करती थी, और फॉरेनर्स हमारे साथ स्कूल में पढ़ते थे। जो आम हमारे सरकारी स्कूल है उसमें हमारे साथ फॉरेनर बच्चे पढ़ते थे, और ये लोग सुपरमार्केट से, इवन आपारा से शॉपिंग किया करते थे, और हमारी पर्सनल दोस्ती इन फॉरेनर यानी जो यहाँ थे लोग थे उनके बच्चों के साथ थी। तो ये हमारा मुल्क ही था जिसमें यहाँ बिल्कुल लोग फिरते थे, आते थे। मुझे याद है एक गाड़ी चलती थी इस्लामाबाद से, पिंडी से लाहौर, जो रात को चलती थी, और वो भरी होती थी हिप्पियों के साथ, जिसमें फॉरेनर्स बाहर से आए होते थे अफगानिस्तान के रास्ते, और फिर वो वाघा के रास्ते भारत में जा रहे होते थे। आपको याद होगा कि रोज एंड जैस्मीन गार्डन के साथ एक पूरा का पूरा हिप्पी कैंप होता था। उस कैंप में मेरे वालिद साहब को सिर्फ एक एतराज था कि तुम वहां मत जाया करो, इसलिए कि वहां ना वो लोग चर्स वगैरह पी रहे होते हैं। अदरवाइज वहां जाके हम स्कूल के बच्चे जाके उनसे इंटरेक्शन किया करते थे, उनसे हमारी दोस्तियां हुआ करती थी। तो ये हमारा ही मुल्क था जिसमें ये सब कुछ हुआ करता था। इस्लामाबाद सेफ था, लाहौर सेफ था। अब हमारे अंदर ना एक खास किस्म की भूख, एक खास किस्म की तमा, एक लालच ऊपर से ट्रिकल होती हुई नीचे आ रही है। आप अब किसी भी शोबे में देख लिए, जो बड़े लोग थे उस जैसे बड़े लोग आपको नजर नहीं आएंगे। पॉलिटिक्स में जुल्फकार अली भुट्टो, नवाबजादा नसरुल्लाह खान, इस किस्म के लोग थे, नीचे आपको उस तरह से नजर नहीं आएंगे। आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, कहां गए नुसरत फतेह अली खान, कहां गई नूर जहां, कहां गए मेहदी हसन। ठीक है, हम ये तवक्को रखना कि कायदे आजम और इकबाल जो है वो नहीं पैदा हो रहे। यहाँ तो एक अच्छा गवैया चला जाए तो उसके मुतबादिल एक अच्छा गवैया पैदा नहीं होता, तो चे जाए कि यहाँ उनका मुतबादिल हो। देखें, ये बहुत दुख वाली बातें हैं, और ऐसा बात करने से सिर्फ सीना जलता है। मेरा ख्याल है इन बातों की बजाय मैं और आप बिस्मिल्लाह करके अपने घर से शुरू करें। इस बात का इंतजार ना करें कि हुकूमत कोई बिल पास करेगी, या ये है कि वजीर आजम प्रोटोकॉल लेना छोड़ेगा तो फिर मैं लाइन में लग के मैं भी कर लिया करूंगा। मैं और आप कुर्बानी करें, हम कम से कम हमें खुद करना पड़ेगा मामला सही, बिल्कुल इनकी मैं अपने आप से आगाज करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी चीज। बत्ती पे खड़े होंगे चाहे सब लोग वहां से गुजर के जा रहे हो। जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, हमारे से बात बिल्कुल सही है। हमें खुद अपनी ज़ात से और अपने घर से आगाज़ करना पड़ेगा, तभी ये माशरा बदलेगा। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। फिल्म एनालिस्ट हारून शोएब साहब हमारे साथ मौजूद है, और हमने बात करनी है कि ये जो फिल्म स्टार होते हैं, अदाकार होते हैं, अदाकाराएं होती हैं, इनकी एजिंग क्यों नहीं होती? क्यों ये बुजुर्गी माइल नहीं होते? उम्र चोर क्यों नजर आते हैं? उनमें ये मेरी वाली क्वालिटी क्यों है? भाई मुझ में भी तो ये क्वालिटी तकरीबन थोड़ी बहुत है, ऐसा भी नहीं है कि आप लोग मतलब हंस रहे हैं, बिल्कुल, और क्या ले रहे हैं। अच्छा, अब ये क्यों है? ये है मुद्दा हमारा सर। अस्सलाम वालेकुम। मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग आज आप लोगों ने चुना है, क्योंकि आप देखिए अब उसमें उम्र चोर भी होते हैं और कुछ टेक्नोलॉजी ने भी काफी तरक्की कर ली है। हाँ, और जरा मेंटेनेंस भी तो अपनी काफी करनी पड़ती है, होती है। डेंटिंग पेंटिंग साथ करता रहे इंसान तो आप उम्र को छुपा सकते हैं। हाँ। तो वो भी है, लेकिन ये कि कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है। अपनी उम्र को ओन भी करना चाहिए, और उसके साथ भी अदाकारी हो सकती है, उसके साथ भी बहुत खूबसूरत किरदार लोगों ने निभाए हैं, इंटरनेशनली भी, ग्लोबली, हमारे रीजन में भी। तो उम्र का जो मसला है ना वो कंटेंशियस है, वो चलता रहता है। हाँ, उसके ऊपर डिस्कशन होती रहती है, खास तौर पे खवातीन के हवाले से तो बहुत ही ज्यादा एक टैबू सब्जेक्ट होता है। ना उम्र पूछी जा सकती है, ना उनकी उम्र बताई जा सकती है। खवातीन की उम्र का मसला ये है कि
18 साल के होने के बाद वो 18 साल तक 18 की ही रहती बिल्कुल। है, और फिर जैसे ही वो 18 साल अगले वाले 36 वाले खत्म होते हैं तो 36 के बाद वो बिल्कुल गायब हो जाती है। ये पता नहीं क्या मसला है। इसीलिए अगर आप अदाकारों के हवाले से बात करें तो फिर करियर भी उसी तरह नजर आते हैं कि मर्दों को एक लंबी इनिंग खेलने को मिलती है और खवातीन जो है वो बेचारी जल्दी रिटायर हो जाती है। हीरोइन फिर कम आने इसमें हमारा कसूर नहीं है, हम क्या करें भाई। लेकिन अब कमिंग टुवर्ड्स द एजेस ऑफ मोस्ट पॉपुलर एंड रिनाउंड फेसेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया, पाकिस्तान, भारत, कहाँ से शुरू करें? जहाँ से आप शुरू करना चाहें वहाँ से करें। ग्लोबली बात करते हैं ना, फिर चलें, हॉलीवुड से international। शुरू करते हैं क्योंकि जाहिर है अदाकारी के हवाले से हॉलीवुड एक अथॉरिटी है। तो आप टॉम क्रूज को देख लें, 60 इंतहाई बेहुदा इंसान भाई, देखें, बूढ़ा 60 नहीं हो साल रहा। की उम्र में वो जो है वो एक्शन हीरो आ रहा है 60 साल, और स्टंट भी खुद करता है। स्टंट भी खुद करता है और वो उसी तरह फ्रेश नजर आता है आपको किया स्क्रीन के क्या है ऊपर। उसने? अब वही वाली बात है कि कुछ थोड़ी वेयर एंड टेयर भी आप साथ साथ मेंटेन करते जाएं, कुछ आपके जेनेटिक्स भी होते हैं और कुछ मर्दों को एडवांटेजेस भी रहते हैं कि वो जो है वो अपने आप को मेंटेन रखें, अपनी फिजिकल मेंटेनेंस के ऊपर थोड़ा सी तवज्जो दे दें तो वो उनके लिए एक आसानी हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है कि किरदार दूसरी या बड़ी एज के किरदार नहीं होते। हमारे यहाँ भी आप देख लें, फिरदौस जमाल साहब, कबीर साहब, खवातीन में भी आप देख लें, सबा परवेज हैं, इन लोगों ने अपनी बहुत यंग एज में ओल्ड कैरेक्टर्स भी किए हैं और वो वाइटनर लगा के और ने अपना जो पहला किरदार जो किया था वो कितना ओल्ड एज वाला किरदार किया था और उसके ऊपर अवार्ड भी उन्होंने लिया था। बिल्कुल। तो इसी तरह इंटरनेशनली भी अगर आप देखें तो अगर हम ऑस्कर्स की ही बात करें, एवरेज एज अगर हम देखते हैं जो कि इस वक्त मर्द मेन लीड जो एक्टर्स हैं उनके लिए जो एवरेज एज है फॉर विनिंग द अवार्ड दैट इज अबाउट 50-54, बिटवीन 50 एंड 54 के मेरे पास कुछ साल हैं इसका मतलब। हाँ, और 37 खवातीन के लिए है कि कम से कम 37 की एवरेज एज निकलती है जो खवातीन आज तक जीतती रही हैं अवार्ड। तो उम्र को भी बीट किया जा सकता है। और फिर अदाकारी तो नाम ही इस चीज का है कि आपने एक कैरेक्टर को ओन करना है और फिर उसको पोर्ट्रे करना है। अब चाहे वो ओल्ड एज में यंग कैरेक्टर हो या यंग एज में आपको ओल्ड कैरेक्टर कौन है? इसने टॉम क्रूज की बात की, 60 साल की उम्र में वो लगता है कोई 30-35 का। और कौन अभी है? आप अभी इस दफा के ऑस्कर्स को देख लेना, मिशेल गियो जो है जिन्होंने वो अवार्ड जीता बेस्ट एक्ट्रेस का, 60 इयर्स ओल्ड। 60 सर एंथनी हॉपकिंस जब उन्होंने द फादर में अपना ऑस्कर जीता था, ही वाज 83। सो अगर आप 83 की इयर्स की एज में जाकर बेस्ट एक्टर का अवार्ड पूरी दुनिया की फिल्मों में से जीत सकते हैं तो उसका मतलब है कि उम्र भी जो है इरेलेवेंट हो जाती है। इरेलेवेंट हो जाती है और एक्सपीरियंस मेरा ख्याल है फिर एक्टिंग में जितना ज्यादा होता है उतनी आपकी पर्सनालिटी में डेप्थ आती है। आपकी एक्टिंग है क्या जी, ऑब्जर्वेशन का काम है। अमिताभ को आप देख लीजिए, अमिताभ की जो फिल्म वजीर और जिसमें उसका एक्सप्रेशन है और जो उसके चेहरे की और वो, मेरे ख्याल में अमिताभ साहब को तो एक्टिंग की जरूरत ही अब पड़ी है। उन्होंने अब रियलाइज किया कि वो एक्ट भी कर सकते हैं। उससे पहले तो वो स्टार थे और स्टार को एक्टिंग की जरूरत नहीं होती। जैसे हम शाहरुख खान के केस में देखते हैं ना जी कि वो पठान में भी जो है वो अभी स्टार ही हैं। शाहरुख खान की उस फिल्म का इंतजार है जहां जाकर उन्होंने अपना ये स्टारडम जो है वो लीव करना है। और फिर आई थिंक 58, गूगल जो है वो 57, 58 कुछ इस तरह बताता है। कौन से ऐसे हैं जो लगते ही नहीं है कि मैं उस तरफ आना चाह रहा था। हाँ, अब आप सलमान खान साहब को देख लीजिए। हम बात कर रहे थे अभी ऑफ कैमरा भी कि कुछ लोग बड़े इम्प्रेस थे। हालांकि आई हैव नेवर बीन अ वेरी मतलब क्रेजी फैन होता है ना मेरा, मुझे शाहरुख एक वक्त में बहुत पसंद थे और फिर मुझे अमिताभ की एक्टिंग मुझे ऐसा लगता है और अब कुछ पिछले कुछ खास सालों से। लेकिन सलमान की मैंने वो तस्वीर देखी, सलमान भी जी 58 के हैं। वो आई थिंक शाहरुख से एक साल शायद बड़े हैं। और उसके बाद आमिर खान को आप देखिए, आमिर खान जो है वो एक और साल मतलब 58, 59 के होंगे। लेकिन आमिर खान जो है जिस तरह अपनी एज के साथ प्ले करते हैं, दंगल में आप उनको देखें तो आपको एक और एज ब्रैकेट में नजर आते हैं। एज ब्रैकेट में दंगल पीके में आप देखें या वो 3 इडियट्स में आप देखें तो आपको एक कॉलेज बॉय भी बिलीवेबल लगते हैं। तो ये बिलीवेबिलिटी लाना अपनी एज के साथ गिमिक करके प्ले करके, ये एक एक्टर की निशानी होती है। पाकिस्तानी की एज पर आते हैं। एक आदमी तो ऐसा है मतलब हुमायूं सईद ऐसा है कि ना वो आगे जाता है माशाल्लाह और ना वो पीछे आता है, जिधर है उधर फंसा हुआ है। क्या एज है भाई? मुझे पता नहीं। हम जो बात कर रहे हैं अपने रिसर्च के मुताबिक कर रहे हैं। डिस्क्लेमर के साथ 51 अगर हुमायूं सईद हैं 51, 52 इयर्स के, तो माशाल्लाह उन्होंने अपने आप को बड़ा मेंटेन रखा है। बड़े अच्छे वो कैरेक्टर्स करते हैं और उनको सूट करता है। वो अपनी एज के साथ प्ले करते हैं। बल्कि अभी जो आने वाली पिछली 2-3 फिल्में उसमें उन्होंने बड़े मजे से इसके ऊपर थोड़े से जुगतें भी ली और यू नो ही टुक इट इन हिज स्ट्राइड कि अच्छा अभी तक वो थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग करके मैं हीरो लगता हूँ। तो लगते हैं ना भाई, हमें तो लगते हैं हीरो। तो क्या बुराई है इसमें? अदनान है, अदनान सिद्दीकी है। फैसल कुरैशी को अगर आप देखें टीवी ड्रामों के, फैसल इज आई थिंक इन हिज लेट 40s, 48, 49 के होंगे।
सही, फिर लेट 40s तो जी। ठीक है, और सही। टेलीविजन में मार्जिन ये होता है कि आपके पास वाइटनर लगाकर थोड़ा से कैरेक्टर्स इस तरह के आ जाते हैं जो कि आप बड़ी एज के भी प्ले कर सकते हैं। हुमायूं क्योंकि सिर्फ फिल्में करते हैं और फिल्मों में वो ज़ाहिर है हीरो का रोल ही करेंगे, तो उनको अभी अपने आप को उस ब्रैकेट से निकाल के रखना है, तो वो अभी तक हीरो के सांचे में उनको ही है। सफेद बालों का वो रंग नहीं अभी वो चाहिए। हमारे यहाँ कैरेक्टर्स भी ऐसे नहीं है ना, हमारे यहाँ कहाँ वो फिर वो महमूद असलम साहब को बुला लेंगे, वो जो थोड़े से ओल्डिश कैरेक्टर करने हैं वो हमारे यहाँ जो है वो सानवी नौयत के किरदार होते हैं, तो जाहिर है अभी हुमायूं के फिर लिए जब महमूद असलम साहब या कोई सोहेल अहमद साहब कुछ करते हैं तो वो सानवी में भी ऐसी कोई जान डाल देते हैं, दे आर लेजेंड्स। वो फिर अलग है, और हाँ। इंशाल्लाह ये सारे एक्टर्स भी मैच्योर होते जाएंगे टाइम के साथ, और जब ये अपने लिए एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टर्स चूज करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि मजा आएगा। खवातीन पर आए, कौन सी खवातीन ऐसी हैं अरे कि ये तो जिनसे बड़ा मैं धोखा खा जाता हूँ? असल उम्र बताएं उनकी कुछ। अच्छा देखिए, अब जिस तरह अभी पिछले दिनों ही मैं देख रहा था कि ट्विटर के ऊपर एक डिबेट चल रही थी शाइस्ता वाहिदी के हवाले से, हमारी बहुत बहुत ब्रिलियंट और बड़ी फ्रेश एक खातून है, वो जब भी स्क्रीन पे आती है तो माशाल्लाह क्या प्रेजेंस है उनकी। Exactly. लेकिन उनके हवाले से, और उन्होंने भी इसके ऊपर रिटॉर्ट किया, उनको किसी ट्रोल ने आकर इसी तरह एज शेमिंग की कोशिश की, तो उसके ऊपर शाइस्ता ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि भाई ये क्या है, इसका क्या ताल्लुक है मेरे काम से या मेरी सक्सेस से या मेरी अर्निंग से। तो बड़ी अच्छी मज़े की एक बात चल पड़ी। लेकिन हर एक्ट्रेस को, चाहे वो बुशरा आपा हो, चाहे वो शाइस्ता हो, चाहे वो माहिरा हो, कहीं ना कहीं हम एज शेमिंग की कोशिश सोशल मीडिया जब से आया है तो वो चलता रहता है। लेकिन ये है कि ये वो एक्ट्रेसेस हैं अनफॉर्चुनेटली जिनके लिए अब अच्छे किरदार लिखे भी जा रहे हैं। आप सबा कमर को देखिए, हाँ। सबा कमर की कितनी लंबी इनिंग्स है, Yes. कहाँ से उन्होंने काम शुरू किया था, मुझे याद है लाहौर टेलीविजन के ड्रामों से, पीटीवी के ड्रामों से वो आ रही हैं, लेकिन अभी तक फिर फिल्मों में हमारे पास कितनी है वैसे तकरीबन अंदाजा नहीं सब लेकिन स्टिल इज इन द यंग यूथ ब्रैकेट के है ना, ब्रैकेट में आती अभी है। नहीं देखा ये cross नंबर नहीं किया। बताइए क्या बात है यूथ ब्रैकेट? नहीं बता देंगे बेशक, लेकिन ये कि हीरोइन वो कौन सा कोई आएंगी। माइंड करेंगी? और इतनी आई थिंक शी इज नियरिंग 40 जी, तकरीबन 38 39 की तो होंगी सबा। फिर भी आपने सेफ्टी रखते हुए 38 39 कह मैं दिया। जो ऑन रिकॉर्ड चीज़ है है उसके वो बारे वही में। बात कर रहा हूँ मैं क्या। लेकिन मतलब वी लव देम और हाँ बहुत जी, जबरदस्त क्या काम करती खूबसूरत हैं। एक्ट्रेस हैं और क्या माशाल्लाह चाहे कोई भी किरदार एज निभा रही हो, हैं। बिल्कुल। हम उनका काम अब देखा फिल्मों में जबरदस्त। प्रॉब्लम ये है ना जी, अब जिस तरह हमारी शान साहब हैं, हाँ शान एंड हुमायूं आर बोथ द सेम एज एक्चुअली, यू नो। अच्छा। आई वाज सरप्राइज्ड टू नो मुझे दैट। लगता है हालांकि माशाल्लाह। शान बड़ी यंग एज में शायद आ गए थे, उन्होंने बहुत फिल्म में बहुत छोटे early शुरू की टीनेजर थी। थे जब उन्होंने अपना काम शुरू बुलंदी, किया I think, था। बुलंदी में 16-17 रीमा साल और की उम्र शान थी। सेम एज, एक्चुअली दे आर सेम एज, और वो दोनों जो थे वो बुलंदी में लेकिन आए अगर दोनों को कंपेयर करें, मिसाल के तौर पे शान और रीमा, जी। तो आज की शान और रीमा एज किसी की लगती है? दोनों में मुझे, मैं अभी सोच रही हूँ, मैं आए रीमा बड़े जबरदस्त लगती है, रीमा ने भी क्या अपने आप grace को बहुत है, अच्छा क्या है। मेंटेन किया हुआ है, बहुत अच्छी लगती हैं स्क्रीन उनकी पे। भी एज तकरीबन ऐसी होगी। जी तकरीबन वो भी इसी तरह ही है। तो रीमा जी भी इसी तरह ही है, क्या होता है इसी तरह ही है, देखो इसी तरह ही है। अच्छा, वो कहेंगे उनसे नाराज ना हो एक जाए। खास हमसे तौर पे फिल्म इंडस्ट्री से जिन खातून का मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा, जो मेरे लिए बहुत मेरी पर्सनल फेवरेट है, वो है रेशम। रेशम माशाल्लाह वो कमाल। रीमा से भी 2-4 साल छोटी एज है। वाइज सीनियर हैं। अच्छा, सीनियर हैं जनाब वो इन तीनों में, मीरा, रीमा और रेशम। लेट 40s में होंगी वो अर्ली 50s में 50s में होंगी जी। अर्ली में होंगी। अर्ली लेकिन कमाल भाई, वाह, और वाह, रेशम वाह। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या ग्लैमर है भाई उस खातून में, वो जबरदस्त, अभी भी बिल्कुल। इतनी खूबसूरत। हसीन औरत प्रॉब्लम है। वही है कि कैरेक्टर्स नहीं है उनके लिए कि जो वो प्ले करे अपनी एज के हिसाब से, और वो यंग भी रोल प्ले कर सकती हैं। आई थिंक अगर रेशम जो है वो 38 39 का कोई कैरेक्टर प्ले कर रही हो तो आई विल फाइंड इट वेरी बिलीवेबल, क्योंकि वो लगती हैं कि वो लेट 30s में मैं भी फिर हो एक सकती मरतबा डिस्क्लेमर दे दूं कि देखिए हम जिसकी भी उम्र पर बात कर रहे हैं, हम एज शेमिंग नहीं कर रहे हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके काम के इसको और देखने का उनकी दूसरा पहलू है, personality बिल्कुल। के दीवाने मतवाले हैं। हाँ। और हम बेसिकली और हम बता रहे हैं कि उनके- चाहे एज कोई भी हो, उनके नाम लेके कमाल। इसलिए बात कर रहे जी। हैं कि वो अपनी उम्र के मुताबिक लगते नहीं है। इसमें यू शुड टेक बिल्कुल प्राइड बिल्कुल जी। कि ये तो आप देखिए अगर आप माहिरा को देखिए, आप उमैमा को देखिए, ये वो एक्टर्स हैं जो कि मतलब जिन्होंने ये सारी चीजें इरेलेवेंट कर दी हैं कि एज क्या होती है, हीरो यंग होना चाहिए, सीनियर होना चाहिए, हीरोइन यंग होनी चाहिए, ये सारी चीजें। और इंडिया में अगर आप देखिए करीना को देखिए आप, माशाल्लाह अभी तक वो जो है वो किसी फिल्म में आ जाए तो वो अच्छी खासी हीरोइन, जो यंग हीरोइन है उसको भी रन लेकिन फॉर इंडिया मनी में दे भी ये सकती है है। कि जो उनकी बड़ी एक्ट्रेसेस थी उनके लिए भी रोल्स, किरदार वहां पर भी नहीं, नहीं, मतलब नहीं रानी लिखे मुखर्जी, काजोल, ये सब बिल्कुल, बिल्कुल। अभी भी बस उनकी एक sideline फिल्म आई ही थी हो वो गए। कोई जिसमें वो इमिग्रेंट फैमिली थी और उनके जी, बच्चे जी, का जी, केस वो था, नॉर्वे में जो नॉर्वे में मदर बड़ी ने जबरदस्त फिल्म देखी किसकी? कमाल। बिल्कुल रानी मुखर्जी। रानी की बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन अगेन वो जो मेन स्ट्रीम कैरेक्टर सिनेमा वो नहीं है, वो ऑफ पब्लिक की एक्सेप्टेबिलिटी शायद थोड़ी सी कम है। हमारे यहाँ शायद इस रीजन में है। लेकिन आप देखिए मेरिल स्ट्रीप का करियर देखिए, आप बिल्कुल। आप खत्म ही ना केट हो। ब्लांशेट का करियर देखिए, मतलब ये वो एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने एज के साथ साथ अपने लिए कितने खूबसूरत तरीके से
अपने कैरेक्टर्स को भी मैच्योर किया है और फिर सेंट्रल कैरेक्टर्स प्ले किए, उनके लिए किरदार लेकिन ये लिखे जाते हैं। एक्ट्रेसेस खुद क्यों नहीं फिर जाहिर है फिल्म में करने का इतना मतलब एक यही एक्सपीरियंस सवाल मैं लेकर आने वाला ये खुद क्यों नहीं लिख के या लिखवा के प्रोड्यूस करती मेरे लिए है? मतलब नाउ आई रियलाइज कि हाँ मैं थोड़ा सा उस एज ग्रेसफुल एज की तरफ जा रही हूँ। अब मेरे लिए ऐसा कैरेक्टर लिखो। मैं नादिया खान का एक ड्रामा देख रही थी, उसमें वो माँ बनी हुई है और मेरा ख्याल है किसी की दूसरी बेगम बनी है, उनका जो बेटा है वो जरा जवान है और वो एक रिबेल किस्म का लड़का है, वो आई एम श्योर आपके नजर से गुजरा होगा। तो अगर नादिया कैन प्ले दैट कैरेक्टर, हालांकि आई फील कि नादिया ने भी बड़ा अर्ली स्टार्ट किया और लेकिन शी लुक्स अच्छा, मुझे लगता है एक्सट्रीमली यंग। कि इसमें खवातीन के लिए जो खवातीन जो स्टार्स बन जाती हैं या जो एक्टर्स के तौर पे पहचानी जाती है, उनके लिए एक बड़ा डायलेमा ये होता है कि वो ये एक्सेप्ट करें, वो सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है ना कि अब मैंने ग्रेजुएट करना है फ्रॉम दिस कॉलेज गोइंग यंग गर्ल शाय कॉय गर्ल टू अ मोर मैच्योर पर्सन, कि मैं एक जिंदगी देखी हुई तजुर्बात से गुजरी हुई एक शख्सियत हूँ और मैंने जो है वो कैरेक्टर्स लेने, वो डर होता होगा कि हमारा फिर कम रह जाएगा, हमारे लिए वो रोल्स लिखे नहीं जाते, एक्सेप्टेबिलिटी होगी नहीं, खौफ होता है। तो जब तक आ रहा है भाई करते रहो, वो ही करते रहे और जब वो नहीं आता नहीं प्रोड्यूस कर सकते तो वो आप देखिए ना, वो फिर वो एक अजीब एक उसमें कश्मकश में रहती है, जैसे कि मीरा के हम केस में देखते हैं। उनकी कितनी एज है एज बताएं मुझे नहीं पता, ये क्या बात है? मीरा जी .com पे जाके देखिए। नहीं देखिए आपके पास गूगल पे देख लेते हैं, कुछ तो गूगल पे भी होगा ना, आई एम श्योर कुछ ना कुछ होगी ना। मीरा 45 उनकी मेरे ख्याल में ऑफिशियल जो वो बताती है या ये वो है जो कि असल है, ये गूगल बताता है 45। अब मुझे 45? हाँ जी 45 है इर्तिजा रबाब जी, इर्तिजा उनका नाम है, तो वो बिल्कुल मीरा जी 45 की हैं ऑन द रिकॉर्ड। और वो चलो 5 साल मैं मीरा जी आपसे मोहब्बत की वजह से 5 साल बढ़ा दिया मैंने, चलो 50 चलें 50। She doesn't look 50 at all, not at all माशाल्लाह, उन्होंने भी अपने आप को बड़ा अच्छा मेंटेन किया। लेकिन जब वो खुद भी फिल्में बनाने की कोशिश करती हैं तो वो अपने आप को हीरोइन के रोल में फिट करने की कोशिश करती हैं। लेकिन इधर एक गलती भी मैं बताऊंगी जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी फिल्म ने की थी, वीर ज़ारा ने। जी जी, शाहरुख खान को दिखाया था 50, 52, 55 साल का ना, एक दिखाया था जिसको जेल हो गई है, वो ऐसे था ऐसे तो हमारे ऐसे तो नहीं है, ऐसे तो हमारे 70-75 साल के माशाल्लाह खान साहब नहीं है। थकी हुई फिल्म थी वैसे वो। लेकिन आप देखिए ना, अगर एज के साथ प्ले करना है तो फिर आप आमिर खान की मिसाल लें। हाँ, फिर आप आमिर खान की मिसाल लें, फिर आप देखेंगे उसने 3 इडियट्स में क्या किया और उसने दंगल में क्या किया। उसी उम्र के साथ, उसी बॉडी के साथ उसने अपने आप को मॉफ किया, उसने वजन बढ़ाया दंगल के लिए, अपने आप को एक मैच्योर बच्चियों का बाप दिखाने के लिए, और उसने उस तरह कैरेक्टर प्ले किया। करीना ने भी टशन में अपने आप को जो साइज 0 में ले गई, वो उधर भी उसने खुद के साथ जो खेला एज और अपने बॉडी के साथ, कि कमजोर सूखी तीली, लेकिन वो यंगर ब्रैकेट की तरफ आ गई। तो फिर अक्षय कुमार जो है वो भी, दिव्या बालन को आप देखिए, दिव्या बालन जो वो भी अपने वेट के साथ प्ले करती हैं, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के लिए वो अपना वेट बढ़ाती भी रही हैं, घटाती भी रही हैं, हालांकि उनका वेट का इशू हमेशा से रहा है। शी इज आल्सो वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बट शी इज कॉन्फिडेंट, वो अच्छा खासा वो कहती रानी है, वो भी शी इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। मैंने कभी भी नहीं देखा कि रानी ने किसी कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली वेट गिराया हो। वो अपनी जो बॉडी इमेज है उसके साथ शी इज वेरी मच एट पीस विद हरसेल्फ। बेसिकली ये लोग, ये जितने भी हमारे स्टार्स हैं, वो लोगों को ये सिखाते भी हैं कि बी कंफर्टेबल विद इन योर ओन स्किन, चाहे आपका रंग है। रानी की हाइट बहुत छोटी है, रानी इज जस्ट आई थिंक 5'2", लेकिन वो हील्स पहन के, और ये हाइट की, ये कॉम्प्लेक्शन की, ये एज की, ये सब चीजें इररिलेवेंट होती जा रही हैं। और मेरा ख्याल में इन पे अब मजीद हमें खुद भी ये अपनी तरबियत करने की जरूरत है कि इन पे बात करने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि अब जो है टेक्नोलॉजी है, अब जो है आपके पास एड्स हैं, इस तरह की चीजें अवेलेबल हैं, चाहे वो मेकअप के थ्रू हो, चाहे वो परमानेंट सॉल्यूशंस हो, तो आप उनको इस्तेमाल करें और इसमें कोई हर्ज नहीं है। और उनको इस्तेमाल करके आप अपने आप को, जिस तरह मैंने कहा, किसी भी किरदार में ढाल सकते हैं। असल चीज ये है कि आपकी अदाकारी। अनिल कपूर के साथ क्या प्रॉब्लम है? अनिल कपूर जी, ये बताइए जरा। खास ही पानी पी के अच्छा, वही पानी हमारे शहजाद रॉय ने भी पिया हुआ है। एग्जैक्टली, दोनों ने सेम पानी पिया है। बड़ी मशहूर पाकिस्तानी एक्ट्रेस महानूर बलोच भी वही पानी पिया है। महानूर बलोच भी, हालांकि महानूर बलोच की मैं जब देख रहा था एज ऑन रिकॉर्ड, तो वो भी मुझे कुछ लगता है कि वही वाली बात है आपकी, जो आप मीरा जी के लिए कह रहे थे कि उसमें थोड़ा सा हम अगर मोहब्बत का मार्जिन दे भी दें, तब भी वो एज कुछ गूगल पे समझ नहीं आती। अच्छा, महानूर जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 40 ही के पेटे में है, वैम्पायर जाएंगे 52 है। अच्छा, महानूर बलोच का लिखा हुआ है विकी पे, माशाल्लाह। और अभी रिसेंटली मैंने उनको एक शो में देखा, वो आई हुई थी किसी चैनल के ऊपर,
और वो नुमान मसूद के साथ बैठकर वो इंटरव्यू दे रही थी। नुमान शहजाद रॉय का लिखा हुआ है जी 46। माशाल्लाह। हाँ, देखिए तो 46 शहजाद तो आपको 46 जो है वो अच्छा खासा एज जी, कॉम्प्लेक्स जी, दे दें, 26 क्योंकि वो तो लगता है। आपको 26 लगते हाँ, हैं। बिल्कुल। तो और महानूर अनिल का भी इसी तरह देखते ही हैं है कि महानूर नुमान मसूद के साथ बैठी थी और नुमान उनसे बहुत बाद में आए हैं और करियर शुरू किया है। अनिल कपूर साहब 60 प्लस होगा। 66 है वो, 66। माशाल्लाह। देखिए वो अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को जो है वो 7 दिन याद करें, उसकी शक्ल देखें और अब बिल्कुल, देखें। बिल्कुल। लेकिन देखें एक चीज होती है जो एज आती है आपकी गर्दन पे, वो स्किन आपकी हल्की सी ढीली, वो भी ढीली नहीं है हाँ, अनिल कपूर नहीं, की तो नहीं। स्किन, मतलब आप नाज़रीन वो गौर भी से अनिल कपूर की वो- गर्दन वही मैंने देखें कहा आप। कि कुछ परमानेंट सॉल्यूशंस भी हैं जिनकी तरफ जाया पर अलग से बात करेंगे किसी दिन। उनके ऊपर अलग से बात करेंगे किसी दिन। जैसे हाँ, अब हो सकता है माशाल्लाह वैसे हमारे इसका हो सकता अगर है। आप एंकर्स में देखें तो पाकिस्तान में जो इस वक्त अगर मॉर्निंग शोज के अब हवाले मेरा से बात- नाम ना लीजिए, देखिए, नहीं मॉर्निंग शोज के हवाले से आप देखें 3 बड़े नाम है ना। नादिया है। नादिया है, निदा है और शाइस्ता है, जो कि बड़े नाम रहे हैं और बड़ी लंबे लंबे अरसे जी। तक उन्होंने मॉर्निंग शोज किए लंबे एंटरटेनमेंट के चैनल्स पे। तो उन तीनों की अगर आप एजेस देखें तो वो तीनों अपनी एज में नहीं लगती। उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा बिल्कुल, मेंटेन किया हुआ किया है है। और वही वाली बात है कि जो परमानेंट सॉल्यूशंस हैं या जो आप मेकअप शेकअप से और लाइटिंग से और वो सारा। अच्छा, एक बात जरूर ऑडियंस को ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये सब कुछ जो है ना, ये एक पूरी मशीनरी होती है जो काम कर रही होती है हमारे पीछे। इसमें आप बेहतरीन एक वीडियो आई थी, अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। सोनम कपूर की एक वीडियो थी जिसमें वो बगैर मेकअप के बैठी हैं और वो लोगों को ये बता रही हैं, खास तौर पे खवातीन को जो समझती है ना कि स्किन ऐसी फ्लॉलेस है, सुबह जी। उठेंगी तो चांद जो है वो चमक रहा होगा चेहरे पे, ऐसा कुछ नहीं होता। सोनम ने कहा मेरे हल्के भी हैं, ये देखें मेरे पिंपल भी हैं, मेरी रंगत भी जरा सांवली है, एंड दिस इज हाउ आई लुक विदाउट मेकअप। और मेकअप करके आप किसी को भी यहाँ बिठाएं इन बड़ी रोशनियों के नीचे तो वो जाहिर है कि अपनी एज से भी कम लगेंगे और वो अच्छे भी लगेंगे। तो ये भी ऑडियंस को ज़हन में रखना चाहिए। ऐसा ही है। तो ये है जनाब एज के हवाले से बातें, उम्र की बात। और बाकी फिल्टर तो फिर अलग ही है। फिल्टर अब आजकल तो हर कोई फिल्टर जो है ना वो स्नैपचैट और वो क्या क्या फिल्टर लग जाते हैं जी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आया, आया। वैसे अच्छी हाँ। डिस्कशन थी। और एक मरतबा फिर हम कह दें कि ये किसी की दिल आजारी करने के लिए, किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं था। वी वर जस्ट क्यूरियस अबाउट द एजेस और किस तरह से ये रोल्स काम करते हैं और क्या क्या आप लोग सबको सिखा रहे हैं। आप लोग बहुत कुछ अपनी फिल्मों से और अदरवाइज अपनी ज़िंदगी से हमें लोगों को, आवाम को, जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं उनको सिखाते हैं। सो कीप अप द गुड वर्क। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम उरूज पर है और गुज़िश्ता चंद हफ्तों से सियासी गर्मा गर्मी का जो मरकज़ है वो वैसे तो पंजाब के इंतखाबात हैं जिनका हुक्म सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है, लेकिन हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने से गुरेज़ा है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान नुक्ता नज़र का एक इख्तलाफ है जो नुमाया हो रहा है। पीपल्स पार्टी PTI से मुज़ाकरात की हामी है जबकि नून लीग के रहनुमा मुज़ाकरात पर तैयार नज़र नहीं आ रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों आसिफ जरदारी साहब ने कारकुनों से खिताब करते हुए ये भी कहा कि हम मजबूरी के तहत इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बने और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। और इससे कबल पीपल्स पार्टी सिंध के जो सदर हैं सेनेटर निसार खोड़ो साहब, उन्होंने ऐलान किया था कि उनकी जमात पूरे मुल्क में एक ही रोज़ के लिए इंतखाबात के लिए सिंध में एहतजाज करेगी। बहरहाल फिर एहतजाज को मुलतवी कर दिया गया और आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के हुक्म पर अमल दरामद का जायज़ा लेना है और जो तज्ज़ियाकार हैं उनके तो ख्याल में सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत का भी रास्ता इख्तियार कर सकता है, लेकिन होगा क्या ये वक्त बताएगा। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग में कुछ इख्तलाफात हैं और मुज़ाकरात की बात हो रही है तो उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है और पीपल्स पार्टी ने अपना एहतजाज क्यों मौखर कर दिया, इस हवाले से हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर सेनेटर निसार खोड़ो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सर, बहुत हेलो। शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो उसी एहतजाज की अगर हम बात कर लें, जो एहतजाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अनाउंस किया गया था वो एहतजाज क्यों था और फिर उसे क्यों पोस्टपोन्ड कर दिया गया? देखें, एक तो पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें उन्होंने कहा कि इस मुल्क में एक दिन ही इलेक्शन कराया जाना चाहिए। ये इस वजह से कि तजुर्बा हमारा ऐसा रहा है कि अगर 3 दिन के वक्फे के साथ भी इलेक्शंस होते थे किसी ज़माने में तो एक इलेक्शन दूसरे इलेक्शन पे असरअंदाज होती थी। अब ये आधे पाकिस्तान में पहले इलेक्शन हो जाएं और बाकी मांदा पाकिस्तान में 6 महीने के बाद इलेक्शन हो, इसका सीधी सी बात है कि इलेक्शन को रिग करने का तरीका है। इलेक्शन मुतनाज़ा होना
पाकिस्तान के फ़ायदे में कभी भी नहीं हो सकता। ये मुतनाज़ा इलेक्शन जिसके लिए हम मरते और लड़ते रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये एक दिन में इलेक्शन हो। हमने इसी तौर पर, क्योंकि 27 तारीख को एक रखी गई थी, डेट रखी गई थी, तो हमने कहा था कि हम ये चीज़ नहीं मानेंगे। वो इसलिए भी कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी सियासतदान आपस में बैठें और किसी एक डेट पर अगर वो कंसेंसस बनाते हैं तो हम अपने दिल में गुंजाइश पैदा कर सकते हैं। अब ये सुप्रीम जुडिशरी का काम नहीं है कि जी सियासतदान एग्री हो जाएं तो उस पर इलेक्शन हो जाए और आइन को भूला जाना चाहिए। इसलिए हमने कहा था कि हम रिकॉर्ड कराते हैं अपना प्रोटेस्ट कि हमें एक दिन का इलेक्शन चाहिए। ये अवाम की आवाज़ है, ये सियासी पार्टियों की नहीं, अवाम की आज़ाद है, पाकिस्तान की आवाज़ है कि एक दिन में इलेक्शन ही मुनासिब चीज़ है। उसके अलावा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा और हमेशा के लिए पहुंचेगा। अगर आज 2 इलेक्शन होते हैं तो 2028 में भी 2 इलेक्शन करने पड़ेंगे, उसके बाद जो इलेक्शन होंगी वो भी 2 दफ़ा करने पड़ेंगे। ये तो हमेशा पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को तहस नहस करने की इमरान खान की नाकपत अंदेश सोच है जिसने यहाँ आके खड़ा किया है। क्यों मैं कह रहा हूँ ये कि कल ही परसों इमरान खान साहब ने, जी बताइए, एक मिनट मैं गुजारिश कर लूँ, कल ही इमरान खान साहब ने कोई बयान दिया था कि मैंने पंजाब और केपी की असेंबलियां जनरल बाजवा के कहने पे तोड़ी हैं। अब ये अखबार में मैंने पढ़ा, अखबार में कौम ने पढ़ा। अब ये जनरल बाजवा साहब कौन होते हैं कि उनके कहने पे एक असेंबलियां तोड़ी जाएं जो अवाम के वोटों से आती है। इसलिए मैं इमरान खान को पहली तो डेमोक्रेट समझता ही नहीं हूँ, उसको मैं डेमोक्रेट समझता नहीं हूँ। उसको बाद में खबर पड़ती है, नाकपद अंदेश फैसले करता है और बाद में रियलाइज़ करता है। शायद अब उसने रियलाइज़ किया हो कि उसने एक फजूल हरकत की थी, 2 असेंबलियों को तोड़कर, जिसका अब इल्ज़ाम बाजवा पे लगा के और जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। 2 चीजें हैं सर इसके अंदर। लेकिन अगर ये बात इमरान खान को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देते, आप लोग इस्टेब्लिशमेंट को और बाजवा साहब को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, ऐसा क्यों है सर? मतलब एक सिविलियन सियासतदान जो है वो मैंने यही कहा, बाकी सियासतदानों की नहीं, आप तो सर दे रहे हैं ना। एक सेकंड मैंने अभी कहा आपको कि ये बाजवा साहब कौन होते हैं कि किसी को मशवरा दें। मैंने अभी कहा, ये आपने सुना नहीं। मैंने इस्टेब्लिशमेंट की भी कोई बात नहीं की, मैंने इमरान खान की नाकपद अंदेशी की बात भी ज़रूर की, ठीक है। अब वो इसमें अवाम के वोटों का कदर अगर करता है इमरान खान अगर कदर करता अवाम के वोटों की, तो ये हरकत न करता जो उन्होंने ये हरकत करके पाकिस्तान को मखमसे में डाल दिया है। सारी ज़िंदगी के लिए पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये कोई महबे वतन नहीं कर सकता, ये कोई डेमोक्रेट नहीं कर सकता। आईनी बहरान है इस वक्त जिसकी कश्मकश में है एक पूरा मुल्क। जी सही है, ठीक है, पूरा मुल्क एक आईनी बहरान में मुब्तला है इसका, और मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन अब हम आइन की बात करते हैं और अपहोल्डिंग जो है वो हमेशा आइन की होनी चाहिए। आइन ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, और आइन जो है वो ये कहता है कि चाहे किसी भी वजह से असेंबलियां तोड़ दी गई हो। जी सर, मैं अर्ज कर रहा हूं आइन अगर कहता है 90 दिन, तो 90 दिन तो पूरे हो गए 14 अप्रैल को। फिर ये इलेक्शन 14 मई को क्यों हो रहे हैं? यस। केपी के इलेक्शन 25 मई को क्यों हो रहे हैं? हुकूमत नहीं करवा रही थी ना। 90 दिन तो कभी के पूरे हो गए। नहीं, कोर्ट का कहना जो है वो कोर्ट की बात कर रहा हूं कि कोर्ट ने 1.5 महीना देर क्यों की, ये गुंजाइश पैदा क्यों की। अगर 1.5 महीना गुंजाइश पैदा हो सकती है तो 3 महीने भी हो सकती है। ये कोर्ट के डिसीजन के बारे में कह रहा हूं। दुरुस्त। वो 14 अप्रैल को 90 दिन पूरे हो गए। राइट। पहले तो उस 90 दिन को तोड़ा सदर पाकिस्तान ने, जिसने पहले 30 अप्रैल की डेट दे दी कि 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाए जाए। सदर पाकिस्तान क्या आइन से ऊपर तो नहीं है, न सुप्रीम जुडिशरी आइन से ऊपर है। अगर 90 दिन की बात भी थी तो भी है। दूसरी बात ये कि मैं कोर्ट से शिकवा है कि उन्होंने खुद ही सवाल उठाया था कि हम देखेंगे कि पंजाब और केपी की असेंबलियां जायज़ तौर पर तोड़ी गई या नहीं। अब जायज़ तौर पर तोड़ने की बात उन्होंने खुद उठाई और उस पर कोई बहस ही नहीं, उस पर कोई मेंशन ही नहीं। आपने भी कह दिया किसी भी वजह से तोड़ दी जाए।
लेकिन उन्होंने खुद सवाल उठाया था कि हम देखेंगे कि बिला जवाज तोड़ी गई या जवाज के साथ तोड़ी गई। जवाज का मतलब क्या होता है कि क्या असेंबलियों में किसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट था, क्या किसी असेंबली में इसी सूबे में अमन अमान का मसला था, क्या सूबे में हुकूमत चल नहीं पा रही थी, क्या था वजह जिसकी वजह से पंजाब और केपी को डिसॉल्व किया गया। इसके सवाल का जवाब मेरे पास तो है ही नहीं, मुझे दिया ही नहीं जा रहा। तो जब कोर्ट गुंजाइश पैदा कर सकती है 1.5 महीने की, तो फिर पाकिस्तान में एक दिन के लिए वो क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं देखा, मैं ये सवाल कर रहा हूँ ना। फिर सही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या देख रहा था, फैसला हो, वो भी तो है ना सर, मतलब रोल तो इलेक्शन कमीशन का है। आप लोगों ने उनसे क्यों नहीं पूछा कि भाई तुम लोग क्यों नहीं डेट दे रहे हो, नफरी क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हो? मतलब मोहतरमा बात सुन लें, इलेक्शन कमीशन को तो था कि जी 90 दिन में इलेक्शन कराओ, ठीक है जी। फिर कोर्ट ने ऑर्डर क्यों दिया? छोड़ देते, अगर इलेक्शन कमीशन नहीं कराती इलेक्शन 90 दिन में तो उससे हिसाब किताब लिया जा सकता था। कोर्ट बीच में क्यों पड़ी? फिर मैं सवाल के ऊपर सवाल निकलते हैं, सवाल के ऊपर सवाल निकलते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने से इनकारी थी तो उसको बुलाया जा सकता था ना सुप्रीम कोर्ट में, उसको तो बुलाया नहीं गया, उसको तो हुक्म दिया गया 90 दिन में करो। हाँ, आइन में लिखा हुआ है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि सदर साहब से मशवरा करो, गवर्नर साहब से मशवरा करो। मशवरे करने की क्या बात थी इसमें? मैं हो सकता है कानूनदान नहीं हूं, लेकिन एक आम शहरी के तौर पर मैं सवाल तो कर सकता हूं, मैं सवाल तो कर सकता हूं कि ये सारी चीजें इस मुल्क में जिम्मेदार होते हैं, आप सेनेट में हैं, अपर हाउस में आप हैं मुल्क के, तो जाहिर है आप हमसे तो बहुत ज्यादा समझते हैं। लेकिन तो सर अब ये एहतजाज की बात है, फिर मुलतवी क्यों हो गई? मतलब ये अब सारा मामला सेटल हो गया है। मैं कानूनदान नहीं हूं, देखें मुलतवी कुछ नहीं हुआ जी, अभी भी कोर्ट कहे जा रही है कि 14 और 25 मई को इलेक्शन होने, 14 मई 25 मई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि सियासतदान आपस में बैठें और कोई एक डेट पे इत्तफाक राय कर लें तो हम गुंजाइश पैदा कर लेंगे। यानी कि मतलब कि आइन में गुंजाइश हो सकती है, अगर हो सकती है तो फिर क्यों नहीं, फिर एक दिन में क्यों नहीं? इसलिए हमने एहतजाज। सर अगर एक दिन की गुंजाइश हो सकती है, 2 दिन की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन चलो फिर भी मैं 1-2 महीने की गुंजाइश निकल सकती है। फिर भी कहा कि चलो इस जी, मैं फिर भी कह रहा हूं, हमने फिर भी वही गुंजाइश को जहन में रख के थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा किया। हमने कहा हम पोस्टपोन करते हैं एहतजाज, हम पोस्टपोन करते हैं, देखें कोर्ट किस तरह से आगे सोचती है, क्या आगे उसका रवैया है, क्या आगे फैसला है। हमने मुलतवी करने का जरूर कहा है, लेकिन ये चीज जो है वो बहुत पाकिस्तान की सियासत में गड़बड़ मचा रही है। हम जी हाँ ठीक है सर, मेरा सवाल ये था, मैं एक चीज़ सिर्फ छोटी सी पूछ लूँ, अगर एक दिन की इजाज़त हो सकती है, एक दिन की गुंजाइश निकल सकती है, 1-2 महीने की गुंजाइश निकल सकती है इंतखाबात के जो इनेकाद में, उसमें तो फिर तो 1 साल की 2 साल की भी गुंजाइश निकल सकती है, 10 साल की भी गुंजाइश निकल सकती है जैसे पहले हुआ। तो ये हम रास्ता खोल रहे हैं कि जब चाहो जैसे चाहो, जो शख्स चाहे वो कहे कि नहीं जी इस वक्त इलेक्शन की हवा साजगार नहीं है, बाद में करवा लेंगे। मैं अर्ज कर रहा हूं, ये कोर्ट ने कहा है, हमने कहा था टर्म पूरा हो हम इलेक्शन कराएंगे। टर्म पूरा जब भी हो रहा है, 11 अगस्त को हो रहा है, हम उस वक्त खत्म, केयर टेकर आएगी, 2 महीने में इलेक्शन कराएगी। केयर टेकर हुकूमत कराती है, ये सिटिंग गवर्नमेंट नहीं कराएगी, केयर टेकर गवर्नमेंट कराती है, इलेक्शन कमीशन कराती है। ये तो हमारी पंजाब और केपी में तो केयर टेकर ही है ना, वो केयर टेकर। फिर आप कह रहे हैं कि मेरे साईं सही है, मैं वही वर्ड कर रहा हूं भाई, आपको समझ में नहीं आ रहा, लंबा अरसा बैठे और यार देखें बात सुने। मैं फिर सवाल करता हूं इमरान खान से कि तूने बाजवा के कहने पर क्यों तोड़ी, अवाम की कदर क्यों नहीं की, अवाम की तौहीन क्यों की, क्यों कदर नहीं की और क्यों तौहीन की? अवाम ने तो वोट दिए थे, नेशनल असेंबली से निकाला तो जो असेंबली कल तक सिलेक्टेड सुने तो सही, वो अदम एतमाद का वोट था, वो अदम एतमाद का वोट था। नहीं, देखें नेशनल असेंबली में अदम एतमाद का हमने हक अदा किया, यहां कोई अदम एतमाद नहीं था परवेज इलाही के पीछे, ठीक है, आईनी था, वहां उनको एतमाद का वोट मिल चुका था। नहीं, सुने मेरी बात, एतमाद का वोट मिल चुका था और 3 दिन के बाद तोड़ी गई असेंबली।
3 दिन के बाद इमरान ने ऐलान किया हम तोड़ेंगे। परवेज इलाही ने कहा मैं तो रोकता रहा इमरान को कि नहीं करो नहीं करो, अभी देखो अपना हशर। ये वजीर आला कहता है, लीडर ऑफ द हाउस कहता है, उसका बयान छपा अखबार में। मैं उस परवेज इलाही की दाद फरियाद सुनी क्यों नहीं, अवाम की दाद फरियाद क्यों नहीं सुनी, अवाम के वोट को क्यों बेइज्जत किया, मैं वो बात कर रहा हूं। सही है, ठीक है सर। हमारे जो कि आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा डिले है तो वो कभी-कभार सवाल पूछते हैं तो आपको ओवरलैप हो जाता है सवाल, तो ये मैंने कहा थोड़ा सा क्लियर कर दूं जी। अच्छा, अब एक और चीज़ है सर कि आइन में 90 दिन वाला है एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन उसमें यह है कि प्रोविंशियल असेंबलीज और नेशनल असेंबली अलग अलग टूट सकती है और जब जोन सी असेंबली टूटे उसमें 90 दिन में इंतखाबात हो जाएं। अब ये अगर इतना ही प्रॉब्लमेटिक था कि जिसमें ये डर खौफ भी था कि भाई जो हुकूमत बन जाएगी अगर किसी सूबे में तो वो तो वहाँ पर नेशनल असेंबली के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करेगी, तो इस चीज़ पर और ज़ाहिर है आइन बनाने की जो आइन की जमात है वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से कहलाती है। नून लीग के साथ तो ये वाला प्राइड जो है ये नहीं जुड़ी हुई, ये तो भुट्टो साहब की एक प्राइड है जो वो लेते हैं और हम भी उनको देते हैं पूरा क्रेडिट आइन देने का। तो ये आइन में तब्दीलियां पहले क्यों नहीं हुई अगर इतना प्रॉब्लमेटिक ये कानून था? अब इमरान खान आ गया है तो फौरन ये प्रॉब्लम आ गई, बाजवा साहब आ गए तो प्रॉब्लम आ गई। ये तो प्रॉब्लम हमेशा से एग्जिस्ट करती थी। मेरी बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही? मेरा एक सवाल है कि जुडिशरी ने 1.5 महीने की गुंजाइश निकाल दी, इमरान ने डाल दिया बाजवा पर कि उनके कहने पे मैंने तोड़ी। दोनों चीजें गलत है। सही है, ठीक है, बाजवा के खिलाफ बोलते हो, अब वो खुद ही बाजवा के खिलाफ बोलते हो। अभी जब तुम फंसे हो तो तुमने बाजवा का नाम ले लिया। अभी जब तुम फंसे हो, खुद को रियलाइज कुछ न कुछ शायद हो रहा होगा कि हमने फजूल हरकत कर दी तोड़कर, तो तुमने डाल दिया बाजवा साहब पर। ये क्यों करते हो? अवाम का ख्याल करो ना, इस मुल्क का ख्याल करो, मुल्क के सियासी निजाम का ख्याल करो जो पहले से ही कमजोर है। कमजोर सियासी निजाम में सियासी लीडर अगर ये कहे तो मैं उसको क्यों डेमोक्रेट मानूं? आपकी बात समझ गई, बिल्कुल, बहुत आप हमारे लिए काबिल एहतराम है। आपकी बात से बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ कि उन्होंने एक बहरान पैदा कर लिया, असेंबलियां डिसॉल्व करके उन्होंने अपने लिए भी मुसीबत बनाई है। 2 बड़े सूबों में उनकी हुकूमतें थी, वो चलाते, ये बात आपकी दुरुस्त है, मैं मानती हूँ इसको। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि अलग अलग असेंबलियों के इंतखाबात नहीं होने चाहिए, मुल्क में एक दिन इंतखाब होना चाहिए, उसके लिए आइन की तरमीम चाहिए। वो तरमीम पहले क्यों नहीं हुई? अब क्यों रियलाइज हो रहा है कि इसमें प्रॉब्लम? फिर मैं इसमें गुजारिश कर रहा हूँ कि देखें, जुडिशरी ने कहा कि सियासी पार्टियां बैठ जाएं तो हम गुंजाइश निकाल देंगे। अब मैं फिर तो सवाल उनसे करूंगा कि अगर हम बैठ जाते हैं, फर्ज करो, और हम हिसाब किताब कर लेते हैं कि जी 8 अक्टूबर को ही होंगे, तो फिर बेहतर यही है कि कोर्ट पंजाब और केपी असेंबली को बहाल कर दे, उसको बहाल कर दे और पूरे टाइम पे उनको डिसोल्यूशन हो जाएगी और इलेक्शन भी हो जाएंगे एक दिन में। कोर्ट तो कर सकती है। बिल्कुल सही है, गॉट इट, अंडरस्टूड, बिल्कुल सही आपने कहा कि भाई वो कर सकती है बहाल, बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल। और इससे पहले इमरान खान की हुकूमत बहाल कर दी नेशनल असेंबली, कासिम सूरी की वर्डिक्ट पे भी रिवर्स कर लिया फैसला, फिर क्या होगा? बाद में देखा जाएगा। मैं सिर्फ आखिरी चीज आपसे पूछना चाहूंगा निसार साहब, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज्ड बाय यू जी। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की। जब नेशनल असेंबली, अब क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग उसके थोड़े से इख्तलाफात जी जो जरदारी साहब की जो बात थी उस पर मैं आपका कमेंट लेना चाहूँगा कि हम मजबूरी के तहत इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं। हाँ। और हमने तो पाकिस्तान को बचाने के लिए ये कदम उठाया था और हमारी हुकूमत ये है नहीं है। मैं जवाब दूं, आप सिर्फ नवाज लीग की क्यों बात बिल्कुल कर रहे हैं? यस सर। बातचीत करने से एतराज करने वाले तो मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं। उन्होंने भी कहा कि मैं इमरान खान से बात करना ही नहीं चाहता। नवाज लीग भी यही कह रही है। रही बात हमारी, हम पीडीएम में है नहीं शामिल। हाँ। हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, हम हुकूमत में उनके साथ शरीक हैं। हम सियासी तौर पर पीडीएम में नहीं है, उस अलायंस में नहीं है हम। इस लिहाज से जब मेजॉरिटी बनानी है, असेंबली में मेजॉरिटी दिखानी है शहबाज शरीफ साहब के लिए, तो हमने उनके हुकूमत में शरीक और उनका हिस्सा दिया, उनको हिस्सा दिया हमने और उसकी मेजॉरिटी बन गई। हम हुकूमत में उनके साथी हैं। बाकी हर पार्टी का हक है कि मैं कहूं कि कल बिलावल भुट्टो साहब वजीर आजम बनेंगे,
क्यों नहीं कह सकता मैं? इमरान खान कह सकता है जो पहले कभी मेजॉरिटी में नहीं आया था, तो मैं क्यों नहीं कह सकता? तो नहीं मैं सर, क्यों आप नहीं भी कह सकते हैं, आपके लीडर हैं इमरान बिलावल खान। साहब। बिल्कुल 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 कह सकते कहने हैं। पे नहीं है एतराज, बिल्कुल। नहीं कहने पे नहीं है एतराज किया, वो तो जाहिर है आपके लीडर हैं, उनके बारे में क्यों नहीं, पार्टी का वही एक ही कहेंगे। जज्बात होते हैं, पार्टी नहीं नहीं, कहेगी तो और आपने कौन जरदारी कहेगा? आवाम आपने कहेंगे, पार्टी कहेगी, बिल्कुल। आपने जरदारी साहब का जिक्र किया, आपने जरदारी साहब के इस स्टेटमेंट का जिक्र किया, तो जरदारी साहब जी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा वो ना, हम कह बनना नहीं सकते चाहते हैं थे। हम मदद कर हम मेहनत कर सकते हैं, हम हो सकता है आगे आ जाएं, हम कह सकते हैं, वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यस, हमारा हक है, अवाम पर ही तो है ना, अवाम ही तो वोट देंगे थैंक ना। यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमने निसार खोड़ो साहब हमारे साथ सेनेटर मौजूद निसार थे, खोड़ो साहब रहनुमा मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और सेनेटर सर बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन जाते जाते वो जो हमने कल एक सवाल छोड़ा था आपके सामने, 2 सवाल छोड़े थे, उसका का। अपडेटेड रिजल्ट बिल्कुल, पोल का हम latest जरा poll दिखा result दें। भी आपको बता लेटेस्ट देंगे। पोल जी, तो मेरे पास रिजल्ट आ चुके हैं जी, अच्छा जैसे इलेक्शन की नशरियात होती हाँ, है वो ना, क्या उसमें है, कहते हैं। हतमी, अब ये हमारा क्या हतमी और ये हतमी है जी, सरकारी आज के नतीजा हिसाब से है? हतमी बिल्कुल है। ठीक है, वो कल जो हमने अनाउंस किया था वो था गैर हतमी गैर सरकारी। इलेक्शन कब होने चाहिए हमने सवाल पूछा था, और वो जवाब थे अक्टूबर और मई। तो अक्टूबर के हवाले से जो जवाब आया है हमारे पास, 11% लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है। और 89% पीपल आर सेइंग दैट इलेक्शन 89 शुड बी को उर्दू में हेल्ड क्या इन कहते मई। 79 बिल्कुल ठीक है, सही है, ठीक है जी, ठीक है। और अलग 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 एक जो और और सवाल 7, तो एक तो ये आ गया, ठीक है जी। मई में जो है वो 89% और 11% कह रहे हैं जी कि अक्टूबर में होंगे। अगला जो हमारा सवाल था वो था कि क्या एक साथ होने चाहिए, ठीक है जी, यानी कि क्या कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। तो 53% लोग अच्छा। कह रहे हैं हाँ एक साथ होने चाहिए। 47% लोग कह रहे हैं कि नहीं, एक साथ नहीं होने चाहिए, अलग अलग करवा दो, उनको कोई टेंशन नहीं है कि वो आईनी बहरान हो जाएगा मुल्क में, हर मरतबा ऐसा ही करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जो पोल था उसका रिजल्ट हमने आपको बता दिया, और इस तरह हम जो है वो और खोड़ो साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर ली कि हो सकता है रिवर्स ही हो जाए फैसला ही, वो इस किस्म कर की देना कोई चीज़ चाहिए आ जाए उन्होंने, ये कि असेंबलियाँ जो है उनकी तहलील जो है जी। वो आईनी तौर पर नहीं हुई है, और जो हुकूमतें उस वक्त थी उनको वापस रिस्टोर किया जाए। तो अब देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया वैसे उन्होंने। बिल्कुल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।